दैट प्रेशर मैनेजिंग क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है जी, एक स्ट्रेटेजी अब आप तक की बन जानी चाहिए। जैसे मैं अगर आपको सीएपीएफ की बात कर रहे हैं, लेट मी शो यू। अगर हम सीएपीएफ की बात कर रहे हैं तो यू शुड हैव ए स्ट्रेटेजी। आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा 2019 में जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं और जो हमने अभी तक पढ़े हैं, सिर्फ वही डाले हैं मैंने, 20 क्वेश्चन है। तो यू कैन डू दैट इजीली। ठीक है, आज हम वही भी वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आप अपने कॉपी पे देखो, पिछले पेपर उठा के देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वो उठा के एनालिसिस करना स्टार्ट करो, एनालिसिस। ठीक है, व्हाट आर योर, और जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज अ श्योर सक्सेस रेट। ठीक है, उसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। कैसे? पहले आपको करनी पड़ेगी जर्नल साइंस। यू नो, जर्नल साइंस के आते हैं 30 से 35 क्वेश्चन। नंबर वन इज जर्नल साइंस। ठीक है जी, जितनी मैंने करवाई है बेटा, और मैं करवाऊंगा अभी, अभी बहुत टाइम पड़ा है अभी हमारे पास, तो केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, फिजिक्स तो हो चुकी है, जो एक चैप्टर रहता है आपका वो मैं साथ साथ में करवा दूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, उसी में न्यूक्लियर एनर्जी भी आ जाएगी। तो दैट इज 5-6 लेक्चर उसके लगेंगे। तो वो मैं 1-2 हफ्ते में खत्म कर दूंगा, टेंशन ना लो, वो मैं अपने तरीके से खत्म करूंगा। ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, डन। जितनी बायोलॉजी मैंने करा दी उसके बाहर आपने एक पेज नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसमें आज ही आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के सिर्फ 4 या 5 चैप्टर पढ़ने, आपने पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, ऑर्गेनो केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, ना कभी पूछी जाती है पेपर में। क्या पूछे जाते हैं? एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन किस तरह से कि भाई अगर वाटर हार्ड है, जैसे क्वेश्चन काल भी आया था कि वाटर हार्ड है, उसको अगर आपने सॉफ्ट करना, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना, उसके लिए कौन सा केमिकल डालोगे, जो टार्टेरिक एसिड होता है उससे क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इथिलीन के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, वो सारा कुछ। ठीक है जी, तो वो हम एप्लीकेशन, सोप एंड जैसे डिटर्जेंट्स है, और जर्नल आपके केमिस्ट्री के कंसेप्ट पूछेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के कंसेप्ट पूछेंगे। ठीक है जी, या एक वैलेंसी क्या होती है। ठीक है जी, आ, और मैं आपको याद कराऊंगा भी, इसकी टेंशन मत लो, जितनी केमिस्ट्री चाहिए होगी मैं दूंगा। इसके आते हैं 30 से 35 क्वेश्चन। ये अकेला इतना बड़ा सब टॉपिक है, 30 से 35 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। ठीक है जी, तो इसमें से कम 25 ट्रू करने हैं। 25 ऐसे करने हैं कि बिल्कुल ये तो मेरे को आंसर पता है यार, ये तो मैं पढ़ के आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन यहां से आपको ठीक करने ही करने हैं। जो सेकंड मेजर कंसेप्ट जो आपको पढ़ना है अभी से, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीएपीएफ की 2020 की तैयारी कर रहे हैं, उनको पढ़ना है पॉलिटी। ये तो छोड़ नहीं सकते हो, दिस इज नॉट इन योर पावर। अगर इसको छोड़ के जाओगे यू विल नॉट क्वालिफाई। लिख के ले लो मेरे से, इसके क्वेश्चन आने हैं आगे, हम डिस्कस भी करेंगे। कम से कम इट कैन रेंज फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 80 टू 28 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अगर ये दोनों भी करके जाते हो तो आपका 55-56% काम तो हो चुका है। 55 to 58 क्वेश्चंस का काम तो हो चुका है, तो नियरली अबाउट हाफ आपका पेपर तैयार है, अगर ये दो पेपर करके जाते हो अच्छे से। डन। इकोनॉमिक्स जितनी आपने पढ़ लिया बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास बचता है ज्योग्राफी। अगर मेरे पास टाइम हुआ बेटा तो आई विल फिनिश जो आपको जर्नल ज्योग्राफी चाहिए होगी, जर्नल इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले बताया मेरे पास बनी पड़ी है, तो अगर मेरे पास टाइम मिला तो ये मैं खत्म करवा जाऊंगा। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लाइक रिवर्स, रिवर्स की क्या क्या कौन सी शाखाएं हैं, कौन सा उनके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, वो सारा कुछ। ठीक है, दैट अगेन कंस्टिट्यूट टू एनीवेयर अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन। ठीक है जी, तो अगर आपको पास होना है तो यू शुड गेट एटलीस्ट 120 मार्क्स एनी हाउ, एनी कैटेगरी। दिस इज अ सेफ स्कोर। जर्नल के लिए फिर भी थोड़ा टफ है, बट इट इज अ सेफ स्कोर फॉर अदर कैटेगरीज। ओके, दिस इज ये आपका अल्टीमेट गोल है, 120 नंबर तो लाने हैं भाई। ठीक है, 120 नंबर लाने के लिए द मिनिमम यू शुड अटेम्प्ट इज अराउंड 70 टू 80 क्वेश्चंस, मिनिमम अटेम्प्ट, क्वालिफाइड अटेम्प्ट। ठीक है, और
किस तरह से अटेम्प्ट करना है पेपर, वो मैंने आपको करवाया हुआ है। जब मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कराया था, जब हमने जनरल साइंस किया था। और एवरीबॉडी समझ रहे हो ना मेरे को? आवाज तो आ रही है ना सबको? हेलो। गुड गुड। काफी बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं, सर हमने पेपर 2 की तैयारी नहीं की है, पेपर 1 की तैयारी नहीं हो रही अच्छे से। तो एक रोड मैप तैयार कर रहा हूँ बेटा मैं। दिस प्रोबेबली फ्रॉम स्टार्टिंग विद द नवंबर, जो फर्स्ट वीक आएगा, आप तैयार रहना। हर संडे आपका टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है? जैसे अगर मेरे को मिल जाता है कोई, जैसे मैम ने अभी एक बंदा हायर कर रहे हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो मैं पेपर बना के देता रहूंगा, वो आपके नेट पे लगाते रहेंगे, क्योंकि सारा काम मेरे लिए करना बहुत डिफिकल्ट है बेटा। पेपर बनाना भी, फिर मैं ऐसे इक्वली अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा। तो अगर हमें जितनी जल्दी मिल जाता है, वी विल सॉर्ट दिस थिंग आउट। और दूसरी बात, आज के आज ही आपका पेपर तैयार मैंने किया है अभी, जो है पेपर 2। पेपर 2 दैट लेटेस्ट टॉपिक, जैसे आपको यूपीएससी में आंसर शीट मिलेगी, उसी तरह मैंने अपने आंसर शीट बनाई है आपके लिए। आपने उसमें मेरे को आंसर लिख के भेजने हैं, ठीक है? आपको मैं आज दे रहा हूँ, कल का दिन छोड़ के मेरे को आप मंडे तक आराम से मंडे तक वो पूरे का पूरा पेपर आपने मेरे को करके देना है, ठीक है? मंडे तक का टाइम दे रहा हूँ। यस, मेंस वाला जीएस पेपर 2, ठीक है? प्रॉपर जैसे आपने पेपर में करना है, इसी तरह इसमें यहाँ पे करना है, ठीक है? उतना ही टाइम ले, टाइम अभी मत करना, आराम से करना पेपर, सारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अभी हमारे पास टाइम है डेवलप करने के लिए। अगर हम रोज हफ्ते में 1 या 2 पेपर भी डिस्कस करेंगे, we'll get enough time. ओके? नो 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 नो, जितने जिस बच्चों ने ये भेजा है, वो उसी ग्रुप में शेयर होगा ये पेपर, सबके लिए नहीं है। तो घबराओ मत, ऐसे डरने वाली कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है? तो ये हो गया आपका रोड मैप फॉर सीएपीएफ। इसी तरह मेरे को एक टाइम, थोड़ा और टाइम दो, मैं सीडीएस का भी तैयार कर दूंगा आपको। सीडीएस का पेपर नवंबर के आई थिंक सेकंड वीक में है। आगे एडमिट कार्ड बताइए। हु इज शोइंग स्माइली, नहीं, सैड फेस कौन शो कर रहा है? जगजीत कौर, क्या हो गया? ओके ओके। 8 नवंबर? आर सीरियस? 8 नवंबर है रीना? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, नो इश्यूज। तो घबराना नहीं है बेटा। इसका नेक्स्ट क्लास पे आई विल डिस्कस द रोड मैप, किस तरह से आपने इसका सीडीएस तो क्वालिफाई हो जाता है यार, डोंट डोंट वरी अबाउट दैट। डोंट वरी, डोंट वरी। द वे टू क्वालिफाई सीडीएस फॉर ओटी पर्सपेक्टिव, ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जिसके लिए मैथ्स आपको जरूरत नहीं है, तो उसके लिए तो सीधा सा फॉर्मूला बेटा, डू मैक्सिमम अटेम्प्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपका, जैसे मैंने आपको एक टेस्ट बना के दिया होगा, अगर आपको ये याद था, याद है? मैंने आपको टेस्ट बना के दिया था एक, जो आपने सबने किया था और नंबर भी भेजे थे मेरे को, ठीक है ना? तो वही टेस्ट आपको, मतलब इस तरह के टेस्ट मैं और डाल दूंगा, उसमें आपको नंबर लाने हैं। सीधी सी बात, अगर 100 200 का क्वेश्चन है और ये नेगेटिव मार्किंग है, यू शुड गेट एटलीस्ट, यू शुड एटलीस्ट अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस, ठीक है? अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो 80 में से अगर आपके 60 भी और 65 के अराउंड ठीक हो जाते हैं, तो आपका नंबर कट ऑफ में आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव आपके बाकी पेपर में कैसे नंबर हैं, ठीक है? कोई इसमें स्ट्रेटेजी ज्यादा नहीं चाहिए होती। सिर्फ जीएस, जो जीएस का पेपर होता है, जनरल साइंस का, सॉरी जनरल स्टडीज का, उसमें जितनी आपको साइंस कराएगी वो भी आएगी, जितनी आपको सर ने इकोलॉजी और ज्योग्राफी कराई है वो भी आ जाएगी, हिस्ट्री कराई है वो भी आ जाएगी। उस पेपर में आपको मिनिमम 30% होता है, आई थिंक यू शुड गेट एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस करेक्ट सेकंड पेपर में। डन। होता तो थर्ड पेपर भी है, वो मैथ्स के लिए होता है। वो अगर किसी बंदे ने बाद में हायर कमीशन ग्राउंड में जाना हो, या जैसे अगर आपको एयरफोर्स में जाना हो, तो उसके लिए होता है। इफ यू डोंट वांट टू गिव दैट एग्जामिनेशन, और इफ यू डोंट वांट, यू डिड नॉट क्वालिफाई इन दैट एग्जामिनेशन, अल्टीमेटली इन दोनों के स्कोर काउंट हो जाएंगे और आपको कॉल लेटर आ जाएगा एसएसबी का, एसएसबी इलाहाबाद। डिपेंडिंग ऑन 3 बोर्ड होते हैं, इलाहाबाद में है, मेरे टाइम पे इलाहाबाद में था, भोपाल में था, आई थिंक विशाखापट्टनम में भी था। 3 जगह पे थे। मेरे को तीनों बार इलाहाबाद की कॉल आती है। जो इलाहाबाद से निकलते हैं बेटा, उनका तो भविष्य बड़ा उज्जवल होता है।
और ज्यादा हमेशा यहीं से कैंडिडेट्स निकलते हैं इलाहाबाद से। तो SSB 18, SSB 21, SSB 19 तीनों में जाके आया हूँ, बहुत मजे वाले होते हैं वहां पे, खातेदारी बहुत करते हैं वो लोग। चलो, और लड़कियों की, यस, माई डेली, मैं डाली हूँ, क्या मतलब इलाहाबाद में? अरे इलाहाबाद में थोड़ा जा सकते हो आप, इलाहाबाद में तो आपको कॉल आएगी। 3 जगह पे सेंटर बनते हैं जब आप क्वालिफाई करते हो। तो क्वालिफाई मैं ट्राई करता हूँ कि CDS के पास मेरे पास पेपर पड़े हैं, इफ आई गेट होल्ड ऑफ समबडी, तो आपको टेस्ट दिए जाएंगे, मैथ, इंग्लिश के, जनरल साइंस के। इन दोनों की तैयारी तो हम कर सकते हो, मैथ की आपकी चल रही है, उतने में उसमें मैं हाथ नहीं डालूंगा, ठीक है। इन दोनों के पेपर मैं तैयार करके दे दूंगा, ठीक है। हो अगर नहीं हुए ऑनलाइन तो आप सीधे कर लेना, ठीक है, हाथ से ही। बाकियों के लिए, CAPF वालों के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ अच्छे से। उसके पास मेरे पास सारा एक क्वेश्चन बैंक बन चुका है 3000 के अराउंड, ठीक है। तो 3000 क्वेश्चन अगर कर लोगे ना बेटा, तो आपको कहीं ना किसी का टांग, किसी का पैर पकड़ ही लोगे आप। जैसे आज मैंने आपको करवाई थी ना, आपको टेक्निक टांग पकड़ने वाली या हाथ पकड़ने वाली या बाल पकड़ने वाली, कुछ ना कुछ क्वेश्चन का, है ना। तो बस अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ जाओगे ना, इतने क्वेश्चन कर जाओगे और उनको डिस्कस कर लोगे, अच्छे उनका रैशनल समझ लोगे, उनको टिक करने का आंसर समझ लोगे, तो मोर देन इनफ। इतना है, इतना का आपका कहीं किसी का पैर तो पकड़ ही लोगे। एक ऑप्शन भाई यार ये तो पता है कि ये गलत है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से ये बनता है। और फिर आपको 3 तरह से क्लासिफाई करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था ऑप्शंस को। व्हाट आर दोज ऑप्शंस? फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन जो आपको कभी गलत नहीं करने हैं, किसी सूरत में ये गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं। फिर आएंगे मीडियम क्वेश्चन, जिसपे आपके पास 50-50% है, मैंने कहा एक एलिमिनेट कर पा रहे हो और 3 आपके पास, यहाँ 2 ऑप्शंस बचे हैं आपके पास, ओनली देन यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग बिंदु। यस, और जब आपका पेपर खत्म भी हो जाता है तो ये क्लासिफाई ऐसे करते जाना है, FMH ऐसे करके। वो एक रेड पेन भी अगर लेके जाने देते हैं साथ में, या डिफरेंट कलर का लेके जाने देते हैं साथ में, ठीक है, तो उस कलर से मार्किंग कर दो क्वेश्चन की, कि ये मेरा अटेम्प्ट हो चुका है। अगर ग्रीन पेन लेके जाने देते हैं तो ग्रीन पेन से कर दो, अगर रेड पेन लेके जाने देते हैं तो रेड पेन से वो क्वेश्चन कर दो कि ये मैंने छोड़े, या डिफिकल्ट है, ये हार्ड है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं, ये क्वेश्चन को मैं कोई भी ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से जब आप वहां पे जाओगे, तभी मैं कह रहा हूँ आधा घंटा पहला पेपर खत्म करो और उसके बाद एनालिसिस करो। यार इतने मेरे क्वेश्चंस हो गए, इजी थे, ठीक है। सपोज आपके 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। उसके बाद मीडियम आपके पास बनते हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आपके पास बनते हैं डिफिकल्ट, जो रेस्ट ऑफ द पेपर इज डिफिकल्ट फॉर यू, तो अप्रोक्सीमेटली जो बच गया अराउंड 50 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 75, 25 और 25, 50 क्वेश्चंस है ना, तो वो डिफिकल्ट है, इनको आपने टच नहीं करना है फिर, ठीक है। अरे यार, कोई अरविंद कुमार, अभी तक आपको यही नहीं पता? दिस शो हाउ सीरियस यू आर, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होता है भाई, डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस। एटलीस्ट खुद देख लिया करो नेट पे जाके, यू आर मोर टेक सेवी देन मी। एनीवेज, चलिए। तो आपको क्या करना है कि ये जो 75 क्वेश्चन है ना, ये करके आने हैं बस। उसमें अगर आपके 45 ठीक हो गए और 30 में से अगर 15 भी ठीक हो गए, तो आपका ओवरऑल स्कोर विल बी अराउंड द फिगर ऑफ 110 to 120। दिस इज ए गुड स्कोर ऑन एनी काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है। इट्स ए गुड स्कोर, ठीक है। इट्स नॉट आइडियल स्कोर बट इज अ गुड स्कोर। यू आर योर चांसेस ऑफ गेटिंग क्वालिफाइड इंक्रीजेस मैनी फोल्ड्स, ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ अपना दिमाग लगाओ, पेपर उठाओ और करने की शुरुआत करो। लेट्स डिस्कस नाउ टुडेज क्लास। बहुत हो गया, मेरे को काफी क्वेरीज आई थी, इसलिए बेटा मैंने आज ये डिस्कस किया आपके लिए, कि आप ये मत सोचो कि कोई टीचर या कोई वो नहीं कर रहे आपको। टेस्ट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा भी समझो, अगर नेट पे डालूंगा सारा कुछ बना के मैं ही, इट विल टेक अ लॉट लॉट ग्रेटर टाइम, ठीक है ना। तो लेट मी सॉर्ट दीज थिंग्स आउट फर्स्ट। पहले आप मेरे को आज का पेपर जो मैं आपको दूंगा बना के शाम तक, आपने वो करना है मंडे तक। मंडे को रोज क्लास के साथ आधा घंटा वी विल डिस्कस दीज पेपर्स, ओके, डन।
सो हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे, लेट मी शो। हमने लास्ट गिबरेलिक एसिड तक कर लिया था। एनीबॉडी? गुड। तो क्या करता है गिबरेलिक एसिड? आई थिंक ऑक्सिन तक किया था गिबरेलिक एसिड, आई डोंट थिंक किया था गिबरेलिक एसिड, शुरू भी नहीं किया था। ये पता लग गया ना एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस? ओके, एपिकल डोमिनेंस बता दिया था मैंने आपको कि ये लेटरल गो को, लेटरल ग्रथ गर्थ को या लेटरल ग्रोथ को ज्यादा बढ़ावा देती है जब आप उसका सिर काट देते हो, जब उसका आप उसको डीकैपिटेट कर देते हो, एपेक्स को, इसको काट दोगे तो ये लेटरल ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ये आप इसका यूज कहाँ करते हो? इसका यूज आप करते हो जब आपके पास क्या होता है, टी गार्डन्स पे, ठीक है ना, वहां पे आपको लेटरल पत्ते की ग्रोथ ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करते हो, आपके पास एक आप ये मेथड होता है, उसका नाम होता है एपिकल डोमिनेंस। गुड, रोज में भी यही करते हैं बिल्कुल। जितना आप उसका लेटरल ग्रोथ करोगे उतने ज्यादा फ्लावर्स लगेंगे साइड वाली साइड पे, और उतनी ज्यादा उनका ग्रोथ होगा, गर्थ होएगी। डन। लेटरल ग्रोथ का ये फायदा होता है बेटा, ठीक है जी। चलिए, और ये कौन करता है? देखो, अगर आपको सीधा जाना है और नीचे से ग्रोथ करानी प्लांट की, तो आपको चाहिए ऑक्सिन। ठीक है, कौन सा चाहिए? ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन। अगर आपको लेटरल ग्रोथ करवानी है तो कौन सा हार्मोन चाहिए? ये लिखो, आ देखो, साइटोकाइनिन। कौन सा है ये? साइटोकाइनिन, जिसने लेटरल ग्रोथ करवानी है। डन। हम लास्ट क्लास में यहां तक डिस्कस किया था। अब हमने पढ़ना है गिब्रेलिन्स के बारे में। गिब्रेलिन्स जो होते हैं ये भी गिब्रेलिक एसिड है एक तरह का, ठीक है ना। ये एक तरह का गिब्रेलिक एसिड बोला जाता है को। गिब्रेलिक एसिड क्या होता है? दे कॉज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस, सो दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टाक्स। ये देखो, ग्रेप्स पकड़े हैं ना, या ये जो ये स्टाक दिख रहे हैं आपको फ्रूट के साथ, एप्पल के साथ, जितनी बड़ी ये स्टाक होगी, जितनी बड़ी ग्रेप्स के बड़ी ये स्टाक होगी, स्टाक मतलब ये पिडंकल नहीं पढ़ा था हमने? यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा ग्रुप में शेयर किया सबने? कोमल जी, आप दोबारा लेट हो गए आज, है ना? तो आप दोबारा से देख लेना, मैं एक स्ट्रेटेजी अभी डेवलप कराई थी, तो वो देख लेना आप, ठीक है? ओके। तो ये जो लेटरल स्टार्क्स जितनी ज्यादा डेवलप होगी उतने ज्यादा ग्रेप्स लगेंगे। आपको पता है जितने ज्यादा स्टार्क्स होंगे उतनी जगह, हर जगह पे एक ग्रेप्स लगेगा, एक ग्रेप लगेगा जाके। तो आपको क्या चाहिए? ज्यादा ग्रोथ चाहिए इन लेंथ की एक्सिस में, ठीक है ना। जो फ्रूट्स यहाँ पे लेंथ में लगेंगे, सिमिलरली आप मैंगो के जितनी ब्रांचेस बढ़ाओगे उतने ज्यादा मैंगोस लगेंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा लेटरल में लाओगे उतनी ज्यादा फ्रूट की डेवलपमेंट होएगी। और ये क्या करता है? दे इलोंगेट एंड इंप्रूव द शेप ऑफ द फ्रूट सच एज एप्पल। एप्पल को अगर साइज छोटे 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 एप्पल भी आते हैं, आपने देखे होंगे वैरायटी, बिल्कुल छोटे छोटे, और इतने बड़े बड़े भी आते देखे, ठीक है ना। तो वो उनका गर्थ बढ़ाना, उनका गर्थ मतलब फ्रूट की इलोंगेशन करना या साइड बेस बढ़ाना, फ्रूट की, नॉट स्टेम की। फ्रूट की जब आपने बढ़ानी है साइड बेस गर्थ, उसमें मोर ज्यादा मटेरियल डालना है, ज्यादा मोटा बनाना है उसको, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्या एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ेगा? गिब्रेलिक एसिड। डन। ओके। दे आल्सो डिलेड सेनिसेंस। व्हाई वी नीड टू डिले सेनिसेंस? व्हाट इज सेनिसेंस? एंड सेनिसेंस इज ओल्ड एज, ठीक है। तो आप किसी फ्रूट को मैच्योर होने से क्यों रोकोगे? यस, ठीक है ना। अब आप देखो, मैंगोस का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, या आप उसने उसका भी देखा होगा, खरबूजे का 1 या 2 महीने रहता है। जैसे बारिश आती है तो उसके बाद उसमें उसकी बिक्री एकदम से बंद हो जाती है। किसकी? खरबूजे की। आपने देखा होगा, कभी देखा है या एक्सटेंड किया? तो टू डिले द मार्केट पीरियड, इसी तरह आपको बताओ, अगर आपके पास सेब के बागान है, सेब के बहुत बड़े बगीचे हैं, ठीक है ना, तो आप तो ऐसा चाहोगे कि भाई इतने मेरे पास ऐसा कुछ मेथड हो, ऐसा कोई तरीका हो कि भाई मैं इस ग्रोथ को जो 2 महीने चलनी थी, जैसे सेब 2 या 3 महीने रहता है, तो मैं इसको 4 या 5 या 6 महीने एक्सटेंड कर पाऊं,
ठीक है ना? तो उस एक्सटेंशन को करने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए आपको उसकी ग्रोथ को आराम से करना होगा, डिले करना होगा। जैसे आज आप कल क्रीम नहीं लगाते आजकल, वही फेयर एंड लवली और फलानी-ढिमकानी, लैक्मे, ताकि आप अपनी उम्र को छुपा सको, ठीक है ना? लगाते हो ना? तो उसी तरह ये आपकी गिबरेलिक एसिड है, वो आपकी मैच्योरिटी को बताता है, तो मैच्योरिटी को डिले करने के लिए रिंकल्स की एंटी रिंकल स्कीम भी आती है आपकी। कभी सुना है? एंटी रिंकल जो आपकी आती है, क्रीम्स आती हैं, तो ये एंटी रिंकल क्रीम की तरह एक्ट करती है, आपको उस पेड़ को इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होने देती। उससे क्या होगा, आप जब आपके पास अब क्या होगा, देखो फायदा क्या है इसका। मार्केट में क्या होगा, सेब की प्रोडक्शन डिक्रीज। जब सब एकदम से मैंगो, जब आपने देखा होगा कि मैंगो एकदम आता है, जब उसकी रेट कितने हाई होते हैं, जैसे सबके पास आने लग पड़ता है, जब उसकी एकदम से पैदावार इंक्रीज, सीजन आता है, रेट के डिक्रीज हो जाते हैं। अब अगर आपको सर्दियों में आम खाना है तो आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। समझ रहे हो? है ना? बेटा ये कुदरत का करिश्मा है बिंदु, कि हमें गर्मियों में गर्म फूड खाने को मिलते हैं, सर्दियों में सर्द। ठीक है? ये जगजीत को स्माइली फेस, स्माइली नहीं, ये सैड फेस को बनाते रहते हो। आप लिख भी लिया करो, यस सर, ओके सर, समय लग गया सर। हाँ, ठीक है। सीजनल फ्रूट्स, तो उसको डिले करने के लिए आपके पास क्या होता है, गिबरेलिक एसिड, ठीक है जी। ओके। और ये स्पीड अप क्या है, करता है माल्टिंग प्रोसेस। याद है आपने कभी, वैसे आपको ना ही देखा हो तो अच्छी बात है। यस, क्योंकि उसको उस तरह की कंडीशन चाहिए होती है बेटा जो। ओके। तो आपने देखा होगा शराब में ना, जब शराब बनाते हैं उसमें लिखते हैं सिंगल माल्ट विस्की, डबल माल्ट विस्की। कभी ऑब्जर्व किया है? देखा हो ना हो अच्छी बात है, ऑब्जर्व किया कभी आपने? उसके बाहर ही लिखा होता है सिंगल माल्ट विस्की, डबल मास्क। यस, फर्मेंटेशन से, अल्कोहल की फर्मेंटेशन से जब ये बनती है, फर्मेंटेड अल्कोहल, शुगर केन की सॉरी शुगर केन की फर्मेंटेशन से बनती है अल्कोहल। ठीक है जी। तो उसमें माल्टिंग का प्रोसेस होता है, कि उसको बनाने का तरीका होता है, उसको स्पीड अप करने के लिए भी हम गिबरेलिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है। एक आपको कभी एक वैसे जर्नल सी बात सुनी होगी किसी से, जितनी ज्यादा पुरानी शराब हो ना, उतने ज्यादा पैसा की वो बिकती है। कभी किसी ऐसे सोचा, कभी सुना किसी से? है ना? तो वो माल्टिंग का प्रोसेस होता है। अगर इस माल्टिंग के प्रोसेस को आप जल्दी कर दोगे तो वो फ्लेवर तो नहीं आएगा, बट शराब आपकी बन जाएगी। ठीक है ना? तो ये माल्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए भी गिबरेलिक एसिड आपका यूज किया जाता है। अब मेरे को ये बताओ, हमने ऑक्सिन्स पढ़े, हमने ये भी पढ़ा, क्या कहते हैं, गिबरेलिक एसिड भी, ये दोनों आपको ग्रोथ हार्मोन लग रहे हैं, जो कि प्रमोट करते हैं ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं? बताइए। याद रखना, पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स एक्ट एज अ प्लांट इनहिबिटर या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर? ठीक है ना? अब यहाँ पे डिले जरूर लिखा हुआ है, डिले सेनिसेंस, बट ये मैच्योरिटी को डिले कर रहा है। ये प्लांट को मैच्योर होने नहीं देगा जल्दी। ठीक है जी। तो जब मैच्योर नहीं होगा तो आप उसका सीजन ग्रो का बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि आपका 10-15 दिन, 1 महीना आया, उसके बाद खत्म हो। है ना? तो आप 2, 4, 6, 8 महीने उसकी जो ग्रोथ को है वो बढ़ा सकते हो। चले आगे। डन। चलिए। वी हैव डन। और क्या होता है, और क्या क्या फंक्शन है? स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप्स विद गिबरेलिंस इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम। मैंने आपको बताया था ये इंटर कैलोरी, ये नोट कर लो। जो हमने ऑक्सिन्स पढ़ा था वो कहाँ पे होते हैं? एपेक्स पे, एपिकल मेरिस्टेम पे, बहुत रूट में और शूट में, जो एपेक्स में होता है। गिब्रेलिक एसिड जब यूज करते हो तो दे प्रमोट इंटर कैलोरी ग्रोथ। लिख लो, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम ग्रोथ। ठीक है। डन। तो जैसे अगर आपके पास पत्ता गोभी होगी, उसकी बहुत ज्यादा नीचे से मोटापा होगा, नीचे से उसके काफी ज्यादा ग्रोथ होगी, तो हम उसको बोलेंगे गिबरेलिक एसिड लगा है। अगर आपके पास गन्ना है, गन्ने की लेंथ बहुत बड़ी है, 7-7, 8-8 फुट है, तो उसका मतलब वहां पे गिबरेलिक एसिड का छिड़काव किया गया है। ठीक है जी।
चले आगे। चलिए, इसी तरह साइटोकाइंस जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। इसको ये उसका पूरा नाम है फुलफुराइल अमाइनोप्यूरीन। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती। क्या होता है ये कभी नहीं पूछे जाएंगे, इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है कभी भी, बट क्या इनके फंक्शंस हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। ये प्ले ए रोल इन साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब ग्रोथ। सेल की ग्रोथ में, सेल की रिप्रोडक्शन में भी इनका बहुत ज्यादा रोल है। साइटोप्लाज्म की जब वो बढ़ता है ग्रोथ में एक सेल का, तो सेल रिप्रोडक्शन में इनका बहुत ज्यादा रोल पाया जाता है। They help to produce new leaves, chloroplast in the plant, lateral shoot growth and adventitious shoot formation। इसका क्या मतलब है? जब अब आपको प्लांट की, यस, काइनेसिस डिवीजन, यस, साइटोकाइनेसिस सेल की डिवीजन, ठीक है ना। साइटो में साइटोप्लाज्म की बेसिकली, कैरियोकाइनेसिस इज न्यूक्लियर की डिवीजन, न्यूक्लियस की डिवीजन। या डन, यस, डन, या चलिए, तो हमने बात की कि भाई जब ऑक्सिन की होएगी देयर विल बी एपिकल एंड शूट ग्रोथ, ठीक है जी। जब हमने बात करनी है, देखो क्या कहते हैं, गिबरेलिक एसिड की, देयर विल बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रोथ। और जब हमने बात करनी है साइटोकाइन की, तब ये लेटरल स्टेम को बढ़ाई देगा, तो उसका तना मोटा करेगा। पक्का चला दो, ठीक है जी, डन। दे हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। तो लेटरल डेवलपमेंट, लेटरल शूट डेवलपमेंट कौन आपको प्रमोट करेगा? हमने पहली स्लाइड में भी देखा था, वो करेगा आपका साइटोकाइनेन। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प टू डिले लीफ सेनेसेंस। ओके, लीफ को ग्रो कराने में इसका बहुत रोल होता है, हमेशा याद रखना। जब आपको चाहिए कि लीफ पतझड़ में ना झुके, या फिर जब पतझड़ आएगी तो लीफ ना नीचे गिरे, तो आप उसमें क्या कराते हो? आप उसको साइटोकाइन देते हो, ताकि वो पत्ते को मत नीचे जा रहे, ठीक है, एवरग्रीन रहेगा फिर वो, ठीक है जी, डन। चलिए, फिर आगे इसका एप्लीकेशन और कहाँ पे होता है? नहीं, वो बस इतना ही है। इथिलीन को आपको याद रखना, ये जो है, ये आपका है, क्या कहते हैं, बेसिकल राइपनिंग हार्मोन। राइपनिंग मतलब ये जल्दी पका देता है किसी भी फ्रूट को, राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको, डन। ओके, तो जब आप देख ही रहे हो कि इथिलीन का जो पाउडर आता है, ये जो हरा होता है पूरे का पूरा केला, जब आप तोड़ के लाते हो, तो उसको अगर आपको जल्दी पकाना है 2 दिनों में, तो उसको स्प्रे किया जाता है किससे? इथिलीन से। जब इथिलीन स्प्रे करते हो तो क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे लिखा है, देखो एप्लीकेशंस पे, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग, ठीक है। तो क्या होगा कि जल्दी से जल्दी ये ग्रोथ करेगा प्लांट। अगर आप सीड के ऊपर छिड़काव कर दोगे ना, सीड के ऊपर छिड़काव करके उसको जमीन में रख दोगे, तो उससे पौधा जल्दी निकल आएगा, ठीक है। प्रमोट सेनिसेंस। सेनिसेंस कौन करता है प्रमोट? याद रखो, इसका एक्शन इज अपोजिट टू, बेटा तभी तो कहते हैं जो भी आप फ्रूट खाते हो उसको धो के खाया करो, ठीक है ना। आप सेब खा लेते हो सीधा ही ऐसे पकड़ के, उसके जो बाहर वाली साइड पे क्या लगा होता है इथिलीन, वो आपकी बॉडी में जाता है, वो आपके हार्मोन्स को और दुखी करता है, कैंसर होता है, और क्या, लॉन्ग टर्म में। अभी कल ही खा लोगे कुछ नहीं होगा, आपको पता लगता है यार उस फलाने रिश्तेदार को पता नहीं ठीक ठाक था, इतनी अच्छी बॉडी थी उसकी, अच्छा बॉडी बिल्डर था, उसको कैंसर हो गया। तो कैंसर कहाँ से हो रहा है बेटा? यही चीजों खाने से हो रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ बैड जो आपके ये कुछ लोग होते हैं, आपकी खिलवाड़ करते हैं आपकी बॉडी के साथ। यस, वेरी गुड। इथिलीन इज द ऑपोजिट टू गिबरेलिक एसिड। गिबरेलिक एसिड क्या करता था? इट विल डिले सेनिसेंस। इथिलीन क्या करेगा? इट विल प्रमोट सेनिसेंस, ठीक है जी। तो ये ऑपोजिट एक्ट करते हैं। ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। सेनिसेंस को जो डिले नहीं करता, जो प्रमोट करता है, तो वो मैच्योरिटी को प्रमोट करेगा। तो जो फ्रूट जो जल्दी मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जितना जल्दी फ्रूट मैच्योर होगा, आपने देखा होगा जो केले लेके आते हो पके हुए केले, वो हार्डली आपका 5 या 10 दिन निकालते हैं,
हार्डली। अगर उस पर ज्यादा लगा दोगे तो 2-3 दिन में गल जाते हैं, समझ ना, गलना स्टार्ट हो जाता है जितने भी आप लाओगे दर्जनों के हिसाब से। तो मैच्योरिटी को कौन प्रमोट करता है? इथिलीन। ठीक है, चले आगे। फ्रूट राइपनिंग को इंक्रीज करता है, रेस्पिरेशन रेट को क्या करेगा? एनहांस करेगा या इंक्रीज करेगा। जब एक प्लांट या फ्रूट में रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? वो उसकी मैच्योरिटी जल्दी हो जाएगी। डन। तो ये डोरमेंसी होता है जब सीड, अगर आप एक बार जमीन पे दबा देते हैं, सीड आपके पास पड़ा है, तो वो एकदम से ग्रो नहीं करता, उसको टाइम लगता है, ठीक है जी, ग्रो करने में। तो वो उस टाइम तक क्या होता है? डोरमेंट पोजीशन में होता है, डोरमेंसी। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, वी हैव डन दिस आल्सो, दिस आल्सो। यस, इथिलीन क्या करता है? रैपिड पिट्यूल इलोंगेशन। तो ये सारी चीजों को ग्रो करने में, रूट को ग्रो करने में, रूट हेयर को ग्रो करने में, शूट को ग्रो करने में भी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। इट इज वेरी मच वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू राइपन डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स आल्सो। ठीक है जी। एब्सिसिक एसिड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है एब्सिसिक। ये एब्सिशन प्रोवाइड करता है। व्हाट इज एब्सिशन? इट एक्ट एज ए इनहिबिटर ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। देखो, अब किसी प्लांट के ग्रोथ को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। देखो, मैंने आपको बताया था कि आप अगर ग्रोथ करते रहोगे तो इफ देयर इज अनचेक्ड एक्शन ऑफ ऑक्सिन्स, साइटोकाइनेन्स या इथिलीन या अभी गिबरेलिक एसिड जो पढ़ा है हमने, ठीक है ना, जब इनका अनचेक्ड एक्शन होगा तो आप तो ग्रो करी जाओगे, करी जाओगे, करी जाओगे, ठीक है ना, आप रुकोगे नहीं, ऑक्सीजन बढ़ते रहेंगे। तो उनको रोकने के लिए हमारे पास दो एसिड आते हैं, एक आते हैं इथिलीन और एक आता है एब्सिसिक एसिड। दे आर प्राइमरीली नोन एज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, चेक करते हैं। इनका नाम रखा है हमने एब्सिसिक एसिड। हमारे में भी होता है, नॉट एब्सिसिक एसिड, किसी और वे में आता है। ठीक है जी। ग्रोथ सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है हमारे में, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन आता है हमारे में। ठीक है जी। ये हम जब आपको एंडोक्राइन सिस्टम कराऊंगा तब ये सारे सिस्टम आएंगे, तब उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ हेल्प करता है। और दूसरी बात, इट स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ द स्टोमाटा इन एपिडर्मिस। स्टोमाटा इज द साइट ऑफ व्हाट थिंग? किसकी साइट होती है जहां पे स्टोमाटा हो? स्टोमाटा में क्या होता है बताइए मेरे को। फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। और क्या? रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही। ठीक है जी। ट्रांसपीरेशन आल्सो। ओके, तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड बोथ क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस इन दीज पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, लीव्स में कहा? स्टोमाटा में। स्टोमाटा बेसिकली बेटा लीफ के ऊपर ना जैसे पोर्स बने होते हैं, हमारे स्किन में भी पोर्स बने हैं, ठीक है ना, उससे हमारी हीट भी रेगुलेट होती है, हीट भी बाहर जाती है, आप पसीना भी आता है वहां से बाहर जाता है। ठीक है जी। उसी तरह प्लांट के अंदर भी जो पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स या स्टोमाटा। ठीक है जी। चलिए, जब ये खुल जाते हैं इस तरह से, देखो गेट खुल गए तो पानी बाहर निकल जाएगा, लॉस हो जाएगा, गैस का लॉस हो जाएगा, ठीक है जी, और ये सारा कुछ चलेगा। ठीक है जी। और जब ये बंद हो जाएंगे इस तरह से तो ट्रांसपीरेशन जीरो हो जाएगी, वाटर लॉस नहीं करेगा प्लांट। ठीक है जी। गेट बंद है, कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगी। डन। ओके, तो स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजर को स्टिमुलेट करता है, यानी कि ये ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट करता है। चलें, इसको प्लांट्स का स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। लिख लो, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन क्या है? अगर कहीं पानी की किल्लत हो जाती है, क्या कहते हैं, पौधे को, तो एकदम से मरता नहीं है। ठीक है जी। तो वो क्या कर देता है? अपना स्टोमाटा की क्लोजर कर देता है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट को वो रेगुलेट नहीं कर सकता। अगर ये एक जगह पड़ा है वो पड़ा रहेगा। वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि अगर मेरे पास पानी की किल्लत है, लेट मी क्लोज माई स्टोमाटा। अगर मैं स्टोमाटा को क्लोज कर लूंगा, गेट को क्लोज कर लूंगा, तो पानी लॉस नहीं होगा, पानी मैं अपने पास रिटेन करके रखूंगा। डन।
तो ये स्ट्रेस हार्मोन है बॉडी का। सी डोरमेंसी मैच्योरेशन को ये प्रमोट करता है। तो ये सारा कुछ एब्सिसिक एसिड का काम होता है, एब्सिशन को प्रमोट करना। ठीक है जी। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। जहां जहां पे एरोज लगाए हैं मैंने, एथिलीन, ग्रो ऑक्सिन्स, गिबरेलिक एसिड, ये प्रमोट करते हैं। देखो, प्रमोट करते हैं इथिलीन। ठीक है ना। ऑक्सिन किसको प्रमोट करेगी? ऊपर वाले को। गिबरेलिक एसिड किसको प्रमोट करेगा? साइड, ये जो लेटरल यहाँ पे पत्ते उगेंगे उसको। ठीक है जी। और साइटोकाइनिन किसको ग्रो करेगा? ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। जहां पे एरो लिखा है देखो, ये करता है प्रमोशन। और जहां पे ये डंडा करके ऐसे लिख दिया गया है, इसका मतलब इनहिबिट करता है। तो ग्रोथ गिब्रेलिक एसिड के काम ऑपोजिट करता है एब्सिसिक एसिड। सीड में, सीड को ग्रो कौन कराएगा? ठीक है, गिब्रेलिक एसिड। और इसको प्रमोट कौन कराएगा? ये लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है। गिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये सर इस तरह से। इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा याद रखना होता है कि भाई आपको कि ये प्लांट्स के जो हार्मोन्स है उनका क्या क्या एक्शन है, उतना ही काफी है। चले आगे। डन। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आती है, व्हाट इन्फ्लुएंसेस द एक्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है जी। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं कि उस प्लांट का जीनोम कैसा है, उसका डीएनए कैसा, उसके हिसाब से। बट एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी आते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को, ग्रोथ हार्मोन को चेंज करते हैं, लाइक लाइट एंड टेम्परेचर। ये कैसे ग्रोथ को इनहिबिट या फर्दर करते हैं, वो ये देख लो। फोटो पीरियोडिज्म, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आज भी पूछूंगा आपसे। तो क्या कहते हैं, तीन तरह के हमारे पास प्लांट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कितनी लाइट उनको चाहिए अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स का क्या मतलब होता है? दे रिक्वायर एक्सपोजर टू द लाइट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग ए वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन। तो एक क्रिटिकल ड्यूरेशन रख दी हमने 6 घंटे। ठीक है ना। सपोज 6 घंटे इज द क्रिटिकल ड्यूरेशन। तो ये 6 घंटे से ऊपर का टाइम चाहिए होता है इनको, सनलाइट एक दिन में 6 घंटे से ऊपर चाहिए होती है। अगर नहीं होएगी तो ये देखो क्या होगा। अगर तो इनको लाइट, ये लॉन्ग ड्यूरेशन पा दिस से दिस वे दिस, इस तरफ देखो, ये अगर इसको एडिक्वेट सनलाइट मिल रही है क्रिटिकल वैल्यू से, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, सपोज ये 6 घंटे का है। ठीक है ना। सपोज अगर इसको 7 8 9 घंटे मिल रहा है तो ये फ्लावरिंग करेगा। नहीं मिल रही है, ये 6 घंटे से, या बादल हैं या सर्दियां हैं, तो 6 घंटे से भी कम की लाइट मिल रही है, इसको बड़ी औस पड़ रही है सर्दियों में, तो ये कभी भी फ्लावर नहीं करेगा। लगी समझ? इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। लगी बात समझ? शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जो एक क्रिटिकल वैल्यू, जो क्रिटिकल फोटो पीरियड, मतलब जितने टाइम आपके पास सनलाइट रहती है, सपोज 6 घंटे है यहाँ पे भी। ठीक है। अगर तो इसको 6 घंटे से नीचे की सनलाइट मिलेगी तो ये फ्लावर करेगा। अगर ज्यादा मिलती है 7 8 घंटे में तो ये फ्लावर नहीं करेगा। लगी समझ? ठीक है। ये आप यूज कहां करते हो? कहीं आपने देखा होगा कि शाय का दरखत है, इसको ज्यादा सनलाइट नहीं मिलती या ज्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। अगर ज्यादा सनलाइट हो गए वो फ्लावर नहीं करेगा। अगर फ्लावर नहीं करेगा देयर विल बी नो फ्रूट। अगर नो फ्रूट, नो वे, नो आपको ग्रो करने का उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है ना। यस, बिल्कुल सही। ओके। तो डे न्यूट्रल प्लांट वो होते हैं, दे हैव नो कोरिलेशन विद द फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, पीरियड मतलब कितने पीरियड के लिए, कितने टाइम के लिए मिल रही है, उसके हिसाब से हमारे पास तीन प्लांट्स होते हैं। यस यस यस। लगी समझ? तो फोटो पीरियोडिज्म जहां पे आएगा उसका मतलब आपको ये समझना है। ठीक है जी। डन। चलिए जी, लेट्स डू सम क्वेश्चंस जो पिछले 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। Can you give the answer of first, second and third question? I give you 1 minute to complete these questions. तीनों का आंसर जब मैं बोलूंगा तब आपने लिखना है। ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूं स्टार्टिंग नाउ। पढ़ो।
सामने दिख नहीं रहे आपको क्वेश्चन राजन? बेटा सबको क्वेश्चन दिख रहे हैं? यूट्यूब वालों क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा? गुड मॉर्निंग शहनाज, लड्डी, आशीष, क्वेश्चन दिख रहे हैं? चलो जल्दी जल्दी करो, फिर इसको आंसर करने स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्या मैं रिफ्रेश करूं? सबको दिख नहीं रहे क्वेश्चंस? कर लिए क्वेश्चन? आंसर लिखने शुरू कर दो फिर। यस, आंसर लिखने शुरू कर दो फिर। चलिए, गुड गुड गुड। आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वायरस हैज अ सेल मेम्ब्रेन बट बैक्टीरिया डज नॉट। ये तो सबसे पहले गलत होना चाहिए, ठीक है ना? बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है? जी होती है भाई, सबसे पहले यही क्वेश्चन तो करवाया था आपको, ठीक है? तो डी ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर दिया है। वायरसेस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट बैक्टीरिया डू नॉट। बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा बताइए? अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो क्या बेचारा बैक्टीरिया जी जी कर पाएगा, जीवित रह पाएगा? नो, ठीक है, दिस इज ट्रू। ओके, और करते हैं बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म वायरस डू नॉट, या बैक्टीरिया कंटेन माइक्रोकॉन्ड्रिया बट वायरसेस डू नॉट। विच ऑफ द दीज टू इज द आंसर? पहले इसको क्लासिफाई करो, किस तरह का क्वेश्चन है ये? इज इट मीडियम, इज इट इजी? इट्स नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि आपने दो लिमिटेड कर सकते हो आसानी से, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है जी? तो उसके बाद बताइए मेरे को, ए और बी में से कौन सा ट्रू हो सकता है? बिल्कुल सही बात, आंसर इज बी। बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म, वायरसेस डू नॉट। ये भी गलत है, आई थिंक द आंसर इज बी। ओके, यस इट्स द बी। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ मीडियम सराउंडिंग ए सेल हैज हायर कंसंट्रेशन देन दी सेल?
यानी कि बाहर क्या है, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, बताइए। यस, हाइपरटोनिक है। ये अच्छे से करवाया था ना आपको, ऑस्मोसिस आ गया क्वेश्चन उसके साथ 2019 में, देख लो। ठीक है, हाइपरटोनिक है, अंदर है हाइपोटोनिक। जहां अब मेरे को बताओ, वाटर किस में ज्यादा होगा, यहाँ पे। वाटर किस में कम होगा, यहाँ पे। तो नॉर्मल मूवमेंट क्या होनी चाहिए, बताइए। हायर टू लो। अगर हाई टू लो जाएगी तो क्या होगा फिर, वाटर गेन करेगा, सेल विल डाई, देयर विल बी नो चेंज, सेल विल लूज वाटर। लूज वाटर, वेरी गुड, आंसर इज डी। ऑप्शन आपको बी या डी में वो घुमा रहा है, बट डी विल एक्ट लेटर ऑन। सबसे पहले क्या होगा, वाटर विल प्लाज्मोलिसिस, जिसको आप बोलते हो, प्लाज्मोलिसिस होएगा, सेल विल लूज वाटर। यस, बिल्कुल सही, डी इज द आंसर। उसके बाद आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द सेल ऑर्गेनलिस्ट। ये तो बताओ यार, ये तो बहुत आसान। आंसर इज, ये तो मैंने करवाया था ना। क्वेश्चन डिफिकल्ट थे ये, इजी है। दिस वन इज सो इजी, दिस वन इज इजी। डिड यू क्लासीफाई इट? डन। तो आपका काम हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी और सॉरी सीएपीएफ में पूछे जाते हैं, और ये 2019 के क्वेश्चन है सारे, बताइए। अरे यार, ये क्वेश्चन जिसको नहीं आना फोर्थ वाला, उसकी तो खैर नहीं मेरे से आज। जल्दी जल्दी करिए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन जल्दी जल्दी करिए। सारे करो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जल्दी जल्दी। अरे यार, एक एक मत करके करो यार, फोर्थ फिफ्थ सिक्स इकट्ठे करके आंसर करो। एक एक टाइप करोगे तो हो बैठा फिर। चले फिर, लेट्स डू। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, बताइए। इट्स इजी। अरे यार, जिस बंदे ने, अनिकेत क्या हो गया यार, ऐसे मत करो दीक्षा। व्हाट इज हैपनिंग? द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स इन द प्लांट इज ड्यू टू, बताइए। यहाँ पे स्पेकिकल नहीं, एपिकल आएगा। एपिकल, सेकेंडरी ग्रोथ, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, ये एपिकल है, सी वाला। ठीक है ना, सी वाला इज एपिकल नॉट स्पेकल। ठीक है। तो रूट की हेयर को कौन बढ़ाएगा भाई, रूट के लेंथ को, बताइए। आंसर चेंज हुआ अभी के, सबका सी है, बी है, बताइए। और इज इट सी, एपिकल मेरिस्टम? The increase in the length of the stem and the root of the plant is due to, ध्यान से बताइए अब।
चलें फिर। ठीक। ओ यार, मैं ऊपर ही देखता रह गया। यस, आंसर इज यस, यस, बिल्कुल सही बात है। आंसर इज सी। वाई? मैंने सोचा भी आप आंसर कर रहे हो, मैं नीचे देखा ही नहीं कितने मैसेज आ रखे हैं। सॉरी, सॉरी। चलो। तो आंसर इज इट्स का सी, एपिकल मेरिस्टम। व्हाई? नाउ द वर्ड हियर इज रूट। ओके, रूट इज द कैच वर्ड हियर। जहां पे रूट लिखा होगा बेटा, वहां पे आपका स्टेम नहीं। आप बाकी जो आगे मर्जी लिखा हो, लेकिन आपने रूट देखना है। रूट में ग्रोथ कौन करेगा? हमेशा रूट में ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम ही कर सकता है, और नहीं कर सकता कुछ। ठीक है, तो आंसर इज सी, फोर्थ का। फिफ्थ, इन प्लांट द टर्जिडिटी एंड द रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय, बताओ। राइबोसोम का क्या एक्शन होता है? राइबोसोम का, ओए रोहित कुमार, क्या हो गया? यस, वेरी गुड दीक्षा, शिवम, ज्योतिका, बहुत बढ़िया। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, ये बताओ। डी आंसर मत बताओ। राइबोसोम्स का फंक्शन, फिर वही बात। राइबोसोम्स का फंक्शन पूछ रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन और गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन। राइबोसोम्स का फंक्शन रफ क्या? प्रोटीन बनाना होता है। वेरी गुड। तो दीज आर द प्रोटीन फैक्टर्स। भूल गए? पढ़ाया था। टू रेफर टू द लेक्चर। प्रोटीन फैक्टर्स बोला जाता है इसको। प्रोटीन बनाते हैं, हर तरह का ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है जी, ये एटीपी की जनरेशन करते हैं। द साइट ऑफ सेलुलर एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होते हैं मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, एक बार हो चुका हुआ है। यस। गोल्गी अपैरेटस पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग। यस। एंड व्हाट इज द वैक्यूल और सेल सैप? अगर आपको पता हो तो मैंने आपको प्लांट्स जब करवाए थे तो उसमें आपको सेल की एक बेसिक डायग्राम भी करवाई थी। उसमें मैंने कहा था इसमें न्यूक्लियस सेंट्रल नहीं होता, मैक्सिमम इसमें स्टोरेज स्पेस होता है, उसी को वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है ना, एम्प्टी स्पेस। उसी वही इसको रिजिडिटी और टर्जिडिटी। रिजिडिटी होता है सख्त बनाना, इसको इसको एक शेप प्रोवाइड करता है। और बेसिकली वैक्यूल्स में ही आपके सारे के सारे जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, याद है? वो इसी से बनते हैं बाद में जाके। ठीक है जी। तो डी इज द आंसर। पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, देखो इसको तो आप लिमिटेड ही कर सकते थे, किस तरह से? क्रोला और ये देखो, क्रोला तो आपका एक्सेसरी है, नॉन एसेंशियल है। ठीक है। स्टाइल और स्टिग्मा वैसे भी ओवरी का हिस्सा है। ठीक है। एंड्रोशियम का इसमें एक ही हिस्सा लिखा है, वो है एंथर। तो ये तो बहुत इजी है आपके लिए। अब ये डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज ऑल आर इजी, इजी, इजी एंड इजी। ओके। डिफिकल्ट तो नहीं था ना? हमने पढ़ा था ना, एंथर के अंदर पोलन होते हैं, आज भी हम पढ़ेंगे। आज भी हम इसके बारे में कराऊंगा आपको। ठीक है। चलिए, और बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ध्यान से आंसर करना है इसको, बहुत ध्यान से। ये आपको करवाया हुआ है। आपको एकमात्र ऐसा ऑप्शन चुनना है जो सही नहीं है, नॉट ट्रू। ठीक है, यहां पे नॉट ट्रू है। ठीक है, आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी। जल्दी करिए, फिर अपने को और काम भी पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे तो एक चीज सीधी गलत दी हुई है, बता दीजिए कौन। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सुमनप्रीत कौर जी, बहुत बढ़िया। कूडोज टू यू। रवीना, बहुत बढ़िया। मुस्कान, धीरे धीरे कर रहे हो पर लेकिन सही आंसर कर रहे हो। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये कौन सी वेव होती है बताइए? अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती है तो ये कौन सी वेव होती है? कोई एग्जांपल बताइए लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लॉन्गिट्यूड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया अनिकेत जी, बिंदु जी, बहुत बढ़िया। कूडोज टू यू, बहुत बढ़िया। 10 लड्डू सबको। ठीक है। साउंड वेव मैंने आपको बताया था, जब लगती है, जब हम आप ट्यूनिंग फोर्क को लगाते हो या जब भी लगाते हो तो आपको टन आवाज आप सुनाई देती है। रेरीफैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, रेरीफैक्शन कंप्रेशन, रेरीफैक्शन कंप्रेशन। तो दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो किस तरह की होती हैं? ट्रांसवर्स इन नेचर। तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है? बताइए, करवाया क्या है आपको? जब मैंने आपको यस, करवाया है ना? वो करवाया तो है ना? नहीं मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो। ठीक है, तो इट इज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये आपको इजी लग रहा है बेटा? ये आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपने इतना पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ाया गया है इतना ज्यादा, आपके दिमाग को टेस्ट लिया गया है और आपको सारे
कहीं ना कहीं पे पैर पकड़ना सिखाया गया है, इसीलिए आंसर इज वेरी इजी लग रहा है आपको। लेकिन नॉर्मल बच्चों के लिए देखो, जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा हुआ है, उनको तो डिफिकल्टी लगेगा ना ये। समझ रहे मेरी बात? तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आंसर इज इसका तो आपको सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखो, दिस इज द लेवल ऑफ सीएपीएफ क्वेश्चंस, यूपीएससी। नाइन्थ इज सो इजी। बताइए, एलिमिनेट कर लो सारा कुछ, एलिमिनेट कर लो। बिल्कुल सही है, उत्तर बिल्कुल सही है आपका। ये तीनों इजी क्वेश्चन है। अभी तक हमने 9 क्वेश्चन किए, इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ एक, डिफिकल्ट तो कोई नहीं आया, सिर्फ एक मीडियम क्वेश्चन आया। डन। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल सही है, मैं आंसर आंसर नहीं दूंगा, आंसर ठीक है आपका, सबका ठीक है, डी आंसर है। बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स लाइट कैन बी रेफर्ड टू एज। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, अगले 4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करिए। जल्दी पढ़िए, जल्दी पहले बताइए, आंसर बताइए। लिख लो सारे आंसर, एक एक मत करके दिया करो, इकट्ठे करके दिया करो। आंसर चलो अब कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म भी करना है। आंसर इस 10वें का, देखो ये तो है नहीं, सीधी सी बात, एलिमिनेट कर दो। अगर ये दोनों होते, ये कहां पे होते हैं? फोटोट्रोपिज्म। बताइए, फोटोट्रोपिज्म होता है जब मैंने आपको बताया था कि जो शूट है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या रूट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जहां पे सनलाइट आती नहीं है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होता है, जहां पे सनलाइट मिलती है वहां पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। तो फोटोपीरियोडिज्म इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर साइट। आंसर इज डी। ठीक है, यस। तो एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट इंक्रीज देयर अब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैविंग व्हाट? बताओ, रूट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से बताना, रूट की बात कर रहे हैं तो रूट हेयर्स आएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर है सबका। क्वार्ट्ज इन एक्सपेंसिव पीजोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड, इट कंटेन्स बेसिकली सिलिकॉन। इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है ये। अगर आपने केमिस्ट्री की होगी तो ये तो और इजी है, वैसे आपको पता होना चाहिए क्वार्ट्ज इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो इट इज दैट मच इजी क्वेश्चन, इट इज बेसिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। If a equatorial plane of the earth is not inclined to its orbit, what will happen? इसका मतलब समझो, कहते हैं जी इक्वेटोरियल ऑर्बिट है जो आपकी, लेट मी शो यू। अगर ये है इक्वेटोरियल ऑर्बिट और ये है आपका नॉर्थ साउथ पोल, ये देखो नॉर्थ साउथ पोल, ये आप मेरी जो मुट्ठी है, दैट इज द अर्थ रिवॉल्विंग। तो सीधा तो नहीं है ना, हमेशा याद रखो इस तरह से टिल्टेड होती है एक्सिस। अर्थ मूव्स लाइक दिस 23 डिग्री पे। डन। 23 डिग्री पे इस तरह से घूमती है, मैं पूरा घूम के नहीं दिखा सकता आपको, ये समय लग रहा है आपको? दिस इज टिल्टेड एक्सिस, दिस इज 90 डिग्री एक्सिस, दिस इज टिल्टेड एक्सिस। ठीक है जी। वो ये पूछ रहे हैं, अगर इक्वेटोरियल प्लेन इंक्लाइंड ना हो, इक्वेटोरियल प्लेन पे इस तरह से इंक्लिनेशन ना हो, अगर इंक्लिनेशन नहीं होएगी तो इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हमेशा नेगेटिव जब क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें नो इज द कैच वर्ड हेयर। सब में देखो लिखा गया वुड बी लॉन्गर, वुड बी वार्मर, वुड बी लॉन्गर। ठीक है, लेकिन किसी चीज ने ये ऑब्जर्व नहीं किया, यहां पे लिखा गया विल बी नो चेंज। देखा, 3 ऑप्शन एक तरह के हैं और एक ऑप्शन में चीज गलत दी गई है। समझ रहे हो? दिस इज द रीजन। आपका ये जो है एक्सिस है 23 डिग्री टिल्ट है, अर्थ इसके राउंड ये इस तरह से घूमती है, देखो इस तरह से अपनी एक्सिस के राउंड। तो इस तरह से क्या होता है, जब वो सन के एक तरफ एक्सिस आ जाती है तो नॉर्थ में, देखो नॉर्थ में क्या हो जाएगा, लेट मी शो इट डिफरेंट। ये देखो, ये जो ग्रीन, ये रेड वाला ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये जो ब्लू वाला दिस इज अ नदर्न हेमिस्फीयर। जब ये एक्सिस 90 डिग्री पे सीधी है
तो यहाँ पे सन है, हर एंगल पे सन एक तरफ रहेगा, तो मैक्सिमम हीट कहाँ आएगी? इक्वेटर में। मैक्सिमम ठंड कहाँ आएगी? नॉर्थ में। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो पोल्स हैं, जो कनाडा का इलाका, वो परमानेंट ठंडा ही रहेगा। समझ रहे हो? जो साइबेरिया का इलाका है, वो कहीं कभी भी उसमें सीजन चेंज नहीं होंगे। क्यों? वहां पे सनलाइट स्लांटिंग पहुंचेगी, पूरी पहुंच नहीं रही है। लेकिन अगर ये मैं एक्सिस इस तरह टिल्ट कर देता हूं सन की तरफ, ठीक है, 6 महीने के लिए, तो यहाँ पे गर्मी आ जाएगी। ठीक है, गर्मी बढ़ जाएगी। आर्टिक जो हमारी पोल्स हैं, वहां पे पोलर एरियाज हैं या सब पोलर एरियाज है, वहां पे भी धूप अच्छी पहुंचेगी, तो वहां पे सीजनल वेरिएशन होंगी, कम होंगी लेकिन होंगी। लेकिन अगर ये 90 डिग्री हो जाती है प्रॉपर एक्सिस, तो ये कभी नहीं होगा आंसर। तो देयर विल बी ऑलवेज चेंज। ठीक है, ओके, चेंज तो होगा। ठीक है, चलो आंसर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक लास्ट है, ये क्वेश्चन कर दो फिर हम चलते हैं। विच वन ऑफ द नॉट ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बताइए कौन सा ल्यूमिनस नहीं है? ये भी करवाया हुआ है। डी आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इससे पहले वाला मीडियम था। व्हेन द बीम ऑफ लाइट, ये भी क्वेश्चन पूछा भी क्या पेपर में, मैंने पूछा था ना आपको। कौन सा आंसर है 16th का? आंसर बताइए जल्दी जल्दी। आंसर इज वेरी गुड, सबको आंसर पता है यार, क्या बात है, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय द साउंड वेव्स, ये देख लो साउंड वेव से तीसरा क्वेश्चन आ गया। क्या चीज नहीं कर सकती है? क्या वो रिफ्लेक्शन कर सकती है? हमने की थी। इसका क्या नाम होता है? रिवर्बिरेशन। रिफ्रैक्शन भी करती है, मैंने बताया था, जब अब्सॉर्ब कर लेती है। इंटरफेरेंस भी होता है, बिल्कुल होता है, जब आप हेलो हेलो लाउड स्पीकर पे बोलते हो, दैट इज इंटरफेरेंस। ठीक है जी। पोलराइजेशन नहीं हो सकता, पोलराइजेशन एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं हो सकता। मैं आपको, जब मैंने पोलराइजेशन कराया था, तो मैंने आपको बताया था इस तरह की वहां पे होती है। ठीक है, फेज एक पोलराइड होता है, वो जब ये लाइट हर एक एंगल पे पड़ रही है इस पे, तो वो एक एंगल को ऑब्जॉर्व कर लेगा, सिर्फ एक लाइट को एंगल को आगे जाने देगा। इस तरह से अगर एक और पोलराइजर लगा दोगे, तो सिर्फ एक लाइट ही जाएगी, ये लाइट जाएगी। डन। तो ये पोलराइजेशन हमेशा ट्रांसवर्स वेव में होती है, ये पोलराइजेशन हमारा हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करती हैं, साउंड वेव्स कभी भी पोलराइजेशन नहीं कर सकती। यस, डन। 18th क्वेश्चन बताइए फिर, 18th क्वेश्चन जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आएगा आंसर इसका? ए, एवरीबॉडी ट्रू। ऑब्जॉर्प्शन आपने देखा होगा, जिन्होंने +1 +2 साइंस की किया, उसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर होता था, अगर आप नैपकिन भी डालते हो तो कैपिलरी एक्शन नहीं देखा आपने, तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लैनेट्स, बताइए 19वां क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था पर वो मेरे से यहाँ पे आया नहीं, एनीवेज चलिए। ठीक है, डन। तो आंसर इज बिटवीन, आंसर इज बिटवीन 19वां बी, बिल्कुल आंसर सही है। तो मार्स के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आती है ना। डन। तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो जुपिटर और मार्स के बीच में, उसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर अंदर जितने भी प्लैनेट हैं, उनको इनर प्लैनेट बोला जाएगा। ये सारे के सारे हार्ड होंगे, सारे के सारे रॉकी सरफेस वाले होंगे। ठीक है, छोटे होंगे। इसके बाहर जो होंगे, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जो, वो बहुत बड़े बड़े होंगे, गैसी जायंट्स होंगे, गैसियस प्लैनेट्स होंगे। ठीक है जी। नो, दे आर नॉट एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स आर बेसिकली जो सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट है, उनको हम एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो आंसर इज बी। तो इट इज मीडियम क्वेश्चन। तो अभी तक आपने अराउंड 20 क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आप इनमें से 35 या 34 नंबर भी ले आते हो, तो देखो कितने सही है। 34 नंबर आपके यहाँ पे आ गए। तो अगर आपको 120 चाहिए नंबर, ठीक है, ये पूरे नहीं है साइंस के, साइंस के और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये जो मैंने अभी तक करवा दिए आपको, जितना सिलेबस अभी तक कवर हो चुका है, उसमें ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके। तो इतने अगर 34-35 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो यू हैव डन 1/3 ऑफ योर वर्क। ठीक है,
इसी तरह 1/3 हिस्सा आपको नंबर लाने हैं पॉलिटी से, 1/3 हिस्से ले आने नंबर और कहीं से। ठीक है जी, दैट कैन बी इकोनॉमिक्स, दैट कैन बी मैथ्स आल्सो। मैथ बहुत स्कोरिंग होता है, मैथ, पॉलिटी, जनरल साइंस और इकोनॉमी जितना भी कर सको आप, जितनी भी आपकी कुछ, अगर ये 4 चीजें कर लेते हो ढंग से, जितना भी अभी तक करवाया गया, आपके 100 नंबर से तो ऊपर आने चाहिए बेटा। ठीक है, करवा आपको दिया, क्वेश्चंस कैसे आते वो भी बता दिया आपको, इस तरह से क्वेश्चन ही आते, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री से भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया 1/3 नंबर आपको इकोनॉमी हिस्ट्री से खींच सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री यहां से खींच लो 1/3 नंबर आपके। जनरल साइंस शुड कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ योर नंबर्स ऑब्टेन्ड, ट्रू क्वेश्चंस। ठीक है जी, अगर आपने 60 क्वेश्चन ट्रू किया है तो 20 क्वेश्चन कम से कम साइंस के ट्रू होने चाहिए, 20 क्वेश्चन आपके कम से कम पॉलिटी के ट्रू होने चाहिए, और 20 क्वेश्चन आपके मैथ, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के ट्रू होने चाहिए। गुड बिंदु जी, बहुत बढ़िया, दिस शुड बी द जज्बा। ठीक है जी, चलिए आज हम बस जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं, कोई बड़ा चैप्टर है नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, कि फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है, 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जिनके फ्लावर नहीं उगते उनको जिम्नोस्पर्म्स बोला जाता है, जिनके फ्लावर उगते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है, उनको एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है जी, एंड व्हाट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एन एंजियोस्पर्म, बताइए? इट इज फ्लावर्स। डन, हम करके आए थे ना जब हमने फ्लावर की मॉर्फोलॉजी की थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये 4 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? कैलेक्स, करोला, फिर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, CCAG। ओके, एक SSO भी पढ़ा था हमने फॉर्मूला, व्हाट इज SSO और किसका हिस्सा होता है SSO, बताइए? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी सोफिया जी, बहुत बढ़िया। नहीं, ओवरी का नहीं यार, ओवरी का नहीं, गाइनोशियम का बोलो, बड़ा बड़ा टर्म बोलो, बड़ा टर्म। यस, गाइनोशियम। एक टर्म और भी है गाइनोशियम के नाम पे, क्या बोला जाता है गाइनोशियम को? इज इक्वल टू, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया जी कोमल, बहुत बढ़िया। कार्पल बोला जाता है, पहला कल पता पड़ा नहीं था? मोनोकार्पेलरी, सिनकार्पस, पॉलीकार्पेलरी, ए कार्पस, पढ़ा था ना हमने? जिनको नहीं लग रहा ये क्या बोल रहे हैं सर, कैसी भाषा बोल रहे हैं, तो प्लीज वो पिछला लेक्चर जरा के जरूर देखें, ये सारी चीजें कवर की गई है वहां पे। ठीक है, तो एंड्रोशियम जो है दैट इज द मेल पार्ट। एंड्रोशियम के 2 पार्ट होते थे। एंड्रोशियम इज आल्सो नोन एज, इज इक्वल टू, बताइए पुराना नाम क्या है एंड्रोशियम का? अरे क्या बात, स्टेमिना नहीं यार, स्टेमन बोलते हैं अनिकेत। यस, नॉट एंथर मीनू, इट इज स्टेमन। जो स्टेमन है, अभी ये ना रख लो, गाइनोशियम इज इक्वल टू कार्पल। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये बोथ दे ऑफ देन आर इक्वल टू SSO, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। डन, तीनों का जोड़ होता है। ठीक है जी, तीनों प्लस यहाँ पे साइन डाल दिया करो इस तरह से, तो नोट्स आपके सीधे से बन जाएंगे, सीधी सी बड़ी बात। जो एंड्रोशियम है दैट इज इक्वल टू स्टेमन। स्टेमन आगे 2 तरह के होते हैं, दो इसके कंपोनेंट होते हैं, 2 तरह के नहीं होते, 2 कंपोनेंट होते हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? ये डंडी सी, जो पगडंडी सी लग रही है आपको, ये डंडी सी, ये है फिलामेंट। उसके ऊपर क्या है बताइए? एंड्रोशियम या एंथर। ठीक है जी, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, इन दोनों के जोड़ को बोला जाता है एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल टू एंड्रोशियम और स्टेमन। एंड्रोशियम और स्टेमन। डन, इतना समय लग गया? ये तो हम पहले रिपीट करके आए थे, कोई नई बात तो नहीं बोली? चलिए इतना समझ आ तो बस आपका हो गया काम बेटा, बस यही आपको पता होना चाहिए था। अब मोस्टली क्या होते हैं, हम इसी को जान रखते हैं, सारे का सारा आपका स्पोर्स जो है, पोलन्स कहाँ पड़े होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था ना आज, पोलन्स कहाँ पड़े होते हैं? एंथर में। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में होता एंथर, गाइनोशियम, ठीक है ना, अगर ऑप्शन में होता एंट्रोशियम, गाइनोशियम, और होता क्या कहते हैं कार्पल, ठीक है, और होता हमारा फिलामेंट, तो आंसर क्या था आपका?
हमेशा एंड्रोशियम, ठीक है जी, जो ब्रॉडर आंसर होता है जिसमें सारा कुछ कवर होता है। फिलामेंट पे कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे, फिलामेंट के ऊपर लगे होते हैं हमेशा, अलग से पार्ट में होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको पता चल गया। यहाँ पे आगे देखो चार लोब नहीं बने हुए, एक, दो, तीन और चार, ठीक है ना। इसको अगर आप साइडवेज काटते हो, इस तरह से काटते हो, एक लोब को लेके, एक 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 एंड्रोशियम को, या अगर बात करो एंथर को बीच में से काटते हो, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा आपको। ये देखना, ये चार कमरे हैं, ठीक है। चारों में डिफरेंट डिफरेंट तरह के हर भरे हुए हैं, क्या भरे हुए हैं, स्पोर्स, ठीक है जी, क्या भरे हुए हैं, स्पोर्स। ये देखो, अगर मैं इसको निकाल के देखता हूं, तो मेरे अंदर ये चार कमरे बने हुए हैं, इनका नाम मैंने रख दिया अब माइक्रोस्पोरेंजिया। याद रखना, एंड्रोशियम में जब भी एंथर की बात करेंगे, एंथर के अंदर पोलन होएंगे, पोलन चार कमरों में होते हैं, चार कमरे, या जिसको पोलन सैक्स भी बोला जाता है, उनका नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है जी। हर एक स्पोर को एक तरह की स्पोर की फॉर्मेशन ही होती है, तो माइक्रोस्पोर्स बोला जाता है। जब भी एंड्रोशियम होगा, तो जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, या माइक्रोस्पोर्स होगा, ठीक है, या पोलन ग्रेन भी बोलते हो आप उसको। डन, ये लग गई समझ। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये सूखना शुरू होता है, इसकी वाल टूटनी शुरू होती है, तो ये जो स्पोर्स बने हैं, माइक्रोस्पोरेंजियस बने हैं, ये हवा से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। दे कैन बी कॉल्ड विदरिंग फिनोमिना, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना, विदरिंग फिनोमिना, बाहर निकल जाते हैं, देखो, ठीक है। बाहर निकलने से पहले अगर हम बात करें कि एक पोलन ग्रेन में क्या क्या होता है, पोलन, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसका नाम देखो, माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन बेसिकली। जेनेसिस बेसिकली क्या होता है, उनकी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन इज बेसिकली नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमारे में जब यही बात हम मेल्स में करेंगे, अपने में करेंगे, वी कॉल एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। जो प्लांट में चल रहा है वो एनिमल में भी चलेगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब पैदा होना, आपको पता ही होगा जेनेसिस का मतलब पैदा होना। स्पर्म से जो पैदा होते हैं, स्पर्म का पैदावार करना, स्पर्मेटोजेनेसिस। डन। माइक्रोस्पोर की जेनेसिस करना, माइक्रोस्पोर जेनेसिस, ठीक है जी। डन, कोई नई बात। चलिए, पोलन सैक क्या होता है, पोलन सैक बेटा रिबिका जी, ये देखो, ये सैक बन गए ना, एक कमरा, दूजा सैक, तीजी बोरी, चौथी बोरी। सैक का मतलब होता है बेसिकली आप बोरी की तरह इसको ही लगते हो। तो एक बोरी में कितने सारे पोलन्स हो सकते हैं, तो चार पोलन्स होते हैं एक प्रॉपर एंथर में, ठीक है, एक एंथर में। और बहुत सारे एंथर होंगे तो उसमें चार चार ऐड करते रहो, ठीक है जी। जब एक मैच्योर हो जाता है एंथर, मैच्योर हो जाता है, तो ये साइड वाला जो इसका बाहर वाली है परत होती है, ये निकल जाती है, ये कमरा टूट जाता है, और जो अंदर स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियास, हवा से बाहर निकल जाते हैं। डन। चलिए, और एक, अगर आप पोलन ग्रेन को देखो तो उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। इसमें हमेशा याद रखना दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स। क्या, एंडोथीशियम और फाइनरस लेयर, फाइब्रस लेयर, कहाँ, एंडोथीशियम। अरे यार इतना मत पढ़ो, इतना तो इसकी अगर आप सारी वो करोगे, एपिडर्मिस है, उसका एंडोथीशियम होता है, ये उसका क्या होता है, नो। इससे क्वेश्चन आपने देख लिया ना कैसे आते क्वेश्चन, तो मोटा मोटा आपको करवा रहा हूँ, ये भी वैसे कराने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है ना। तो आपको जितना, बस इतना पढ़ लोगे बहुत है, जितना करवा दिया, मैं तभी बोला जितना करवा दिया उससे ज्यादा मत पढ़ो, दिस इज ऑलरेडी +2 लेवल। इससे आगे तो आएगा नहीं ना, इसके बाद तो आप बॉटनिस्ट बन जाओगे, +2 लेवल कर लो बस, बहुत है मेरे लिए, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ आपको एक जगह पे अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी भाई, इससे आगे नहीं पढ़ना, नहीं तो आप पढ़ ही जाओ, पढ़ते रहोगे तो आप बहुत कुछ पढ़ जाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक मैं यहाँ पे आपको चीज बताना भूल गया हूँ बेटा, वो है ये देखो, हम इस जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे प्लांट्स में, हम इसको 3 प्रकार में डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। एक होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। एक होगा फर्टिलाइजेशन पे टाइम में क्या होगा, और एक होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है ना। इवेंट्स का मतलब जो चीजें उसके बाद होंगी। प्री मा मतलब पहले होती हैं जो,
पोस्ट का मतलब बाद में होती है जो, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या क्या चीजें होंगी वो यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होएगा बाद में, जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो चुकी। यस। और प्री का मतलब है अभी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, अभी हमारे पास तैयारी चल रही है फर्टिलाइजेशन की, तब हम क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे। सो अभी मैं बात कर रहा हूं, दे ऑल आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये ओवरी में होगा मेगा, माइक्रो हमारा कहां पे हो रहा है, एंथर में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, समझ लग रहा है? तो ये सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, पहले हम तैयार कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। डन। तो जो आपने देख ही रहे हो, जो एक्साइन होता है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन। हर एक पोलर ग्रेन की आउटर कवरिंग होती है, उसका नाम होता है एक्साइन, ठीक है जी। ये किससे बनी होती है इतना नहीं आपको करना है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, स्पोरोपोलियन से बनती है, ये हमेशा याद रखना, स्पोरोपोलियन से बनती है, ठीक है जी। बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ये बहुत ज्यादा एसिड को भी रेजिस्ट कर सकती है, टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर सकती है, कोई भी चीज इनको डिग्रेड नहीं कर सकती। इसके अंदर वाली लेयर होती है सॉफ्ट लेयर, अंदर वाली लेयर, ठीक है ना। जो अंदर वाली लेयर है उनका नाम है इन टाइम, अंदर वाला इन इन टाइम। ई एक्स मतलब बाहर, एक्साइन, ठीक है, एक्साइन एंड इन टाइम। बहुत हार्ड कौन सी होती है, एक्साइन, ठीक है जी। जब एक सीड, जब एक पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा हार्ड स्थिति में होगा, बहुत ज्यादा बाहर गर्मी है, बाहर ज्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, तब ये अपने अंदर ही समेटे रहेगा, ठीक है जी। ओके, एक्साइन में ही रहेगा। लेकिन अभी आपको थोड़े से गैप लग रहे हैं यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे भी देखो, इनको बोला जाता है जरम पोर। कल को अगर बाहर स्थिति ठीक होती है, बारिश होती है, पानी मिलता है इसको अच्छे से, तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा यहीं से। ये गेटवेज हैं जो बंद है अभी तक, ठीक है जी। डन। इनको बोला जाता है जर्म पोर्स। क्या बोला जाता है, जर्म पोर। जहां पे जर्म पोर होंगे वहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा। लग गई समझ? चलिए, एनीबॉडी, किसी को डिफिकल्टी लग रही हो अभी तक? इट्स ओके, कोई बड़ी बात तो नहीं बोली। चलिए, तो हर एक जो एंड्रोशियम होता है वो भी करते हैं बेटा, यार करते हैं, अभी टेंशन मत लो। एनीमोफिली भी करते हैं, एंटोमोफिली भी करते हैं, वो इसी में आएगा, आगे जाके कर रहे हैं, अभी टेंशन मत लो। वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, जनरली स्फेरिकल होते हैं। पोलन ग्रेन स्फेरिकल होते हैं, इतने डायमीटर थिक होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड करता है। ऑफ कोर्स एक्साइन और इंटाइन दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो भी करा दिया आपको, ठीक है। ओके, डन 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 डन। तो दो सेल्स हमेशा आपको याद रखने हैं स्पोरोजेनेसिस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में या पोलन ग्रेन में दो सेल्स होते हैं। एक का नाम होता है वेजिटेटिव सेल, एक का नाम होता है जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है। वेजिटेटिव सेल किसके लिए होता है, फूड रिजर्व के लिए होता है। लेकिन फूड रिजर्व किसका होता है, ये पोलन ग्रेन का। जब ये सीड बन जाएगा तब हम उसको बोलेंगे एंडोस्पर्म। याद रखना, याद रखना। अभी वेजिटेटिव सेल वो आगे जाके जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा हमारे पास एंडोस्पर्म। कल बात की थी ना, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कहां से बनता है, वेजिटेटिव सेल से ही बनता है, ठीक है जी। ये कहां पे सेल होते हैं, ये सेल है अभी मेल में पड़े हैं, मेल गैमीटोफाइट। मेल का मतलब होता है, मेल तो मतलब समझते हो ना, और गैमीटोफाइट का मतलब होता है गमीट्स, ठीक है ना। गमीट्स क्या होते हैं बताइए, व्हाई वी कॉल एज गमीट्स। एक आपको बात बताई थी बेटा, याद हो तो बड़ी अच्छी बात है आपको, कि हमारे में कितने क्रोमोसोम होते हैं। यस यस, वीडियो पे दिखाई थी। यस, आई सेड कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। आई सेड कितने पेयर होते हैं, 23 बेस पेयर्स, ठीक है। इसमें से आपको बताओ सेक्स वाले कितने हैं, नॉन सेक्सुअल कितने हैं। बाई आर ऑटोलोगस एंड वन इज सेक्सुअल, ठीक है जी। सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम आगे दो प्रकार के होते हैं, एक्स एक्स एंड एक्स वाई।
ठीक है ना, यस। एक्स वाई इज हमेशा मेल एंड एक्स एक्स इज हमेशा फीमेल। ठीक है जी, डन। ओके, तो जब मैं अब बात कर रहा हूं ये तो, ये जब प्रोलिफरेट करेंगे, देखो ये प्रोलिफरेट करेंगे, ये आगे जाएंगे, ठीक है, दे विल डू गो थ्रू सिंपल माइटोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस दो तरह की डिविजन्स होती हैं, ठीक है। मियोसिस यूजुअली कहां पे होती है? मियोसिस ये होती है आपके जर्म सेल्स में। लेट मी शो यू, लेट मी राइट इट हियर, यहाँ पे लिख ही देने दो मेरे को। देखो दो तरह की सेल्स होती हैं, माइटोटिक डिवीजन होती है एंड मियोटिक डिवीजन होती है। सेल डिवीजन दो तरह की होती है, ठीक है। जो माइटोटिक डिवीजन होएगी वो इक्वल टू होएगी मोस्टली सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स क्या होता है, क्या सोमैटिक सेल्स होते हैं? जब आपको कोई भी टिश्यू बनाना है अदर देन द जर्म सेल्स, ठीक है ना, तो वो होएगा, क्या होता है, सोमैटिक। ठीक है जी, आपने 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 स्किन बनानी है, आपने मसल बनाना है, आपने बोन बनानी है, तब आपको माइटोटिक डिवीजन चाहिए। हमेशा जो माइटोटिक डिवीजन होएगी दैट विल बी 2n, ठीक है जी, या डिप्लॉयड। ठीक है, लेट मी राइट इट हियर। और ठीक है, दिख रहा, दिख नहीं रहा एनीवन? ठीक है, ये होएगी जर्म सेल्स में। लेट मी, अभी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये होती है जर्म सेल्स में। लेट मी शो इट यू ओवर हियर। अब देखो, दिख रहा है एवरीवन? बताइए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा यार, फिर पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो जर्म सेल्स लिख लो, मैं भी बता देता हूँ स्क्रीनशॉट, जिनको किसी को भी नहीं आ रहा तो लेट मी टाइप पहले, फिर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, रुको रुको रुको, ठीक है ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। जर्म सेल इज इक्वल टू n प्लस ठीक है, haploid। चलिए अब देखिएगा, आपको दिख रहा है, दिख रहा अभी? चलो बढ़िया। जब मैं बात कर रहा हूं माइटोटिक डिवीजन की, तो आपको सेल ग्रोथ चाहिए विदाउट एनी फर्दर, आपको जिस तरह का एक टिश्यू चाहिए वैसे का वैसा चाहिए, इसको बोलते हैं 2n। ठीक है, 2n का क्या मतलब है, इसका मतलब समझिए पहले, एक मिनट। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, एक मिनट, यस। हाँ, तो माइटोटिक डिवीजन कहाँ पे होएगी? आपके सारे सोमैटिक सेल्स में होएगी। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? एनी मस्कुलर टिश्यू, एनी टिश्यू फॉर दैट मैटर, ठीक है, कोई भी, चाहे वो स्किन का हो, चाहे आपके दांत हो, चाहे आपका मुकोजा हो, चाहे आपका लाइनिंग हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ये सारा कहाँ से बनता है? माइटोटिक डिवीजन से। माइटोटिक डिवीजन में मतलब अब क्या होता है, हमारे पास 23 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म आइदर इज हैप्लॉइड और इट इज डिप्लॉयड, ठीक है ना। हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं सेल्स। डिप्लॉयड मतलब 2n। व्हाट इज n? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेस पेयर्स 23 हैं, तो नंबर कितने बन जाएंगे टोटल डिप्लॉयड में? 46। गेट इट? ठीक है जी, लग गई समझ? ओके, किसी को इसमें परेशानी नहीं है? ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं डिप्लॉयड। सारे के सारे माइटोटिक डिवीजन होंगी, वो कॉपी बना देगी अपनी, और कॉपी फोटो कॉपी करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, ठीक है ना। यस, नो, फ्रेगमेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो आगे डिविजन्स होती हैं हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है जी, ये वाली।
ठीक है, either it is with these two methods, ठीक है जी। तो बेसिकली नॉट फ्रेगमेंटेशन बट इज देयर इज डिवीजन, ठीक है ना, सेल विल गेट डिवाइडेड, ठीक है जी, डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, देयर इज ए बिग फेज होता है, जी फेज होता है, जी नॉट फेज होता है, ठीक है, इंटरफेज होता है, माइटोटिक फेज, एम एम फेज होता है, एम फेज में आगे बहुत सारी डिविजन्स होती हैं, क्या क्या होता है ये आपको करने की अभी जरूरत नहीं है, जब हम जेनेटिक्स करेंगे थोड़ा सा ओवरव्यू उसमें भी लेंगे हम, ठीक है। तो डिप्लॉयड इज 2 टाइम्स द नंबर 2n, ठीक है जी, n इज नंबर ऑफ क्रोमोसोमल बेस पेयर्स, और कितने हैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46। चले आगे, ओके, या एस फेज भी आता है। माइटोटिक डिवीजन क्या होती है, मियोटिक डिवीजन बेसिकली दैट एक्ट एज इन द germ cells और इन द सेक्स सेल्स, सेक्स ऑर्गन्स या सेक्स सेल्स में, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का सारा मेकअप, ठीक है, जो फाइनली डिवाइड होते हैं, इसको रिडक्टिव डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्टिव क्यों है, क्योंकि आपके पास 46 नंबर थे, एंड में आपके पास जब ये खत्म होएगी, जब मेयोटिक डिवीजन खत्म होएगी, कंप्लीट होएगी, आपके पास 23 रह जाएंगे, 23 का मतलब एक है, ठीक है जी। आपकी पूरी बॉडी में जितने भी प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी प्रकार के वेरिएशंस हैं, जितने सारी की सारी कहां पे एनकोड होंगी, कहां पे कोडिंग हो रही है उसकी, क्रोमोसोम पे, ठीक है, वो एन हो गया, ठीक है जी। एक एन और कहां से आएगा, फीमेल से, ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया, तो वी कॉल दैट एज मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, लग गया। 23 क्रोमोसोम्स आएंगे फीमेल से, 23 क्रोमोसोम्स आएंगे मेल से, डन। एन प्लस एन मिला के आप फिर बन जाओगे 2n, यस, लग गई समझ। तो वी आर डिप्लॉयड बट आवर सेक्स सेल्स आर हैप्लॉयड, हैप्लॉयड मतलब 1n। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अभी के लिए बस इतना समझ लो, ये समझ लगा बेटा, ठीक है। तो n प्लस एन, मेल प्लस फीमेल विल बिकम योर, आपका पूरा का पूरा बॉडी बनाएंगे 2n बॉडी, दैट इज डिप्लॉयड, दैट इज यू। डिप्लॉयड मतलब 46 क्रोमोसोम पेयर होंगे, 23 विल कम फ्रॉम योर पेरेंट्स, सॉरी फादर, 23 विल कम फ्रॉम योर मदर, दोनों मिला के आपको क्या बनाएंगे, 46, डन। जब आपको बच्चा पैदा करना होगा तो आपके फिर आगे जाके जर्म सेल्स है वो 23 हैप्लॉइड्स बनाएंगे, ठीक है जी। 23 क्रोमोसोम आपसे जाएंगे, 23 क्रोमोसोम आपकी वाइफ से जाएंगे, देन यू विल फॉर्म ए प्रोजेनी 46, डन। वो ऐसा ही खेला चलता है, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड नंबर्स, बस इतना ही याद रखना है। ये देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे हैप्लॉइड, अब आगे जाके मेल होगा बात। तो गैमीटोफाइट मतलब समझ लग गया, गैमीट्स बनाते हैं, एन बनाते हैं, हैप्लॉइड। चलिए, जनरेटिव सेल विल फर्दर फ्लोम, साइटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है, ओके। वेजिटेटिव सेल फूड प्रोवाइड करता है, ये जो जनरेटिव सेल्स होते हैं सेकंड प्रकार के, ये आगे जाके बनाएंगे आपका क्या, स्पर्म सेल, जो भी होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ये बनाते हैं, ठीक है, जो आगे जाके फर्टिलाइज करता है ओवरी को, ठीक है, ये इसके पालन पोषण के लिए होता है, वेजिटेटिव सेल्स, डन, ओके। चलिए, अब बहुत सारे यूजेस भी होते हैं एंड इस पोलन ग्रेन के, ठीक है, हम उसको पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं। लेट मी शो इन ए डिफरेंट कलर, यस। तो कई तो इनकी वायबिलिटी कितनी है, कितनी देर तक पोलन जिंदा रह सकता है, तो ये इसकी कुछ ऐसे टाइम लिमिट नहीं होता। मोस्टली क्या होता है, जो वीट है या राइस है, ये 30 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, वायबल होते हैं। कई हमने देखा है प्लांट्स के जो 10,000 साल तक भी जिंदा रहते हैं, इतना उसमें मतलब वायबिलिटी होती है, 10,000 ईयर्स, ठीक है ना। तो एक पोलन ग्रेन कितना टाइम जिंदा रह सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, दैट कंडेंस और डिपेंड्स अपॉन कितना उसके पास वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, डन। अब ये जो होते हैं बहुत सारे फ्लावर्स, आगे सिंपल या कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, आप सबने खाए होंगे भाई, जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स सीड्स जो होते हैं या आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, सीड्स नहीं पोलन ग्रेन्स, इनकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं, फूड सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, सिरप बनाए जाते हैं, ठीक है, एथलीट्स को और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है,
अरे माइक्रोस्पोर तो माइटोटिक डिवीजन ही करता है बेटा, क्योंकि अभी तक तो हुई नहीं ना। माइओटिक डिवीजन तो तब करेगा जब ओवरी के साथ में जाएगा, ओवरी तक तो पहुंचा नहीं, तो अभी तक तो माइटोटिक डिवीजन ही करेगा, सेल डिवीजन करेगा। यस। अभी मैं इतना डिफिकल्ट तभी नहीं कह रहा था कि ये इसमें मैंने लिखा भी नहीं है कि कौन सी डिवीजन होती है, ये आपको पता हो ना हो, इट्स ओके। ठीक है, दो सेल डिवीजन होती है, कईयों में तीन सेल्स भी बन जाते हैं, दो मेल गैमेट सेल्स बन जाते हैं, उनको थ्री सेल स्टेज भी बोलते हैं, पर इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू नो दैट व्हाट अ बेसिक माइक्रोस्पोरेंजिया इज। ठीक है जी, इतना कर लोगे दैट्स मोर देन एनफ। चलिए जी, कईयों को एलर्जी भी होती है पोलन ग्रेन से, आपको बताया था। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम जो होती है वो सिंगल पिस्टल से बनती है, तो सिंगल पिस्टल इज मोनोकार्प, अगर सिंगल मोनोकार्पल है तो मोनोकार्पल का मतलब समझ लग गया होगा आपको। मल्टी कार्पेलरी, पॉली कार्पेलरी, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है जी, डन। पॉली कार्पेलरी का मतलब क्या होता है बताइए? व्हाट इज बी? अगर आप बी देखते हो, व्हाट इज बी एग्जांपल ऑफ? सिनकार्पस और ए कार्पस। सिनकार्पस। व्हाट इज सी? ए कार्पस और सिनकार्पस। ए कार्पस। ठीक है ना, मतलब आपको कल समझा दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके पास मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे, वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया था, यहाँ पे मेगा आ गया। ठीक है, ओव्यूल्स का एक नाम और भी होता है मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, उसी तरह एंथर में क्या होता है हमारे, बेसिकली पोलन ग्रेन्स का एक और नाम भी है, उसका नाम क्या है? पोलन्स होते हैं, पोलन्स का क्या नाम होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो, ठीक है, छोटे वाला, मेगा बड़े वाला। डन। अब वेयर इज द ओव्यूल्स हेयर? ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ये आपके क्या है? ओव्यूल्स हैं। ये कहाँ पड़े हुए हैं? ये ओवरी में पड़े हुए हैं। ओवरी किसके ऊपर पड़ी हुई है? रिसेप्टिकल या थैलेमस के ऊपर पड़ी हुई है। डन, ये हम सारा करके आए थे। ठीक है, कितने ओव्यूल्स होंगे एक ओवरी में? दैट विल डिपेंड। मैंगो में कितने होते हैं ओव्यूल्स? एक ही, क्योंकि उसके अंदर सीड एक ही होता है। ठीक है, अब आप अनार खाते हो, अब आप वो खाते हो, क्या कहते हैं, अमरूद खाते हो, उसमें बहुत सारे, यहाँ एक वाटरमेलन खाते हो, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, डन। तो बहुत सारे वेरी कर सकते हैं, इट कैन बी वन, इट कैन बी मैनी। पपाया में देख लो, वाटरमेलन में देख लो, बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो वो व्यूज बहुत होते हैं, इसका मतलब उसका। ठीक है जी, चलिए चलते हैं आगे फिर। एक आपको याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर देखो, हमेशा ये होता है स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा होता है अपर सरफेस, स्टाइल होता है जो पैसेज वे होता है। जो एक पोलन ग्रेन आएगा वो नीचे से एंट्री करेगा, हमेशा याद रखना, जब भी वो एंट्री करेगा तो एक ओपनिंग है यहाँ पे, ये देखो, दिख रही है आपको ये वाली ओपनिंग? नाम क्या है इसका? माइक्रोपाइल। हमेशा याद रखो ये गेटवे है फॉर द स्पर्म, फॉर द पोलन ग्रेन टू एंटर दी बेसिकली ओव्यूल। तो व्यूल एक ही तरह से एंटर करता है, एक ओवरी में और एक व्यूल में। पोलन ग्रेन, उसका नाम है माइक्रोपाइल। जहां पे माइक्रोपाइल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एंड का नाम होता है चलाजा। चलाजा, ये देखो लिखा, चलाजा, लिख रहा। डन, ओके। चलाजा और माइक्रोपाइल एंटर कहां से करेगा? माइक्रोपाइल से एंटर करेगा, बस इतना याद रखो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। आगे ये देखो, एंटर कहां से कर रहा है? माइक्रोपाइल से। ऑपोजिट क्या एंड है? चलाजा पोल। ठीक है जी, डन, ओके। अब ये जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ये फर्दर बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, इतने आपको करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको इतना याद रखना है, तीन सेल्स में डिवाइड होता है। याद है जब हमने एंथर पढ़ा था, एंड्रोशियम पढ़ा था, वहां पे हमने पोलन ग्रेन पढ़ा था। पोलन ग्रेन में दो तरह के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड विच अदर सेल? वेजिटेटिव एंड, बताइए, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। कौन सा? वेजिटेटिव का क्या मतलब होता है? दे आर फॉर स्टोर। जेनरेटिव सेल्स जो आगे जाके आपका वो बनाएंगे, ठीक है, पोलन बनाएंगे।
ठीक है जी। उसी तरह से जो चलाजा एंड होता है, चलाजा एंड यहां से एंटर तो नहीं ना करते, चलाजा चलाजा इज द ऑपोजिट एंड, ठीक है। एंटर कहां से करते हैं, माइक्रोपाइलर एंड से। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही आपके सिनर्जिड्स बनेंगे। सिनर्जिड्स में तीन तीन सेल्स होते हैं सिनर्जिड्स में, आपको इतना याद रखने की बात नहीं है, बट इतना मोटा मोटा याद रखो। दो सिनर्जिड्स होंगे और तीसरा एग होगा जो फर्टिलाइज होगा। दो सिनर्जिड्स, एक एग। सेंटर में पोलर न्यूक्लियस होता है, ऊपर एंटीपोडल सेल्स होते हैं। यही याद रख लो बस। एंटीपोडल सेल्स जो वही काम कर रहे थे जो वेजिटेटिव सेल्स कर रहे हैं पोलन में, ठीक है। प्रोडक्शन और स्टोरेज, बस इतना ही, ठीक है। अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद क्लास खत्म होगी बेटा। पोलिनेशन। पोलिनेशन बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। पिस्टल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं। पिस्टल इज द बेसिकली स्टिग्मा, ऊपर वाला ऐसा, ठीक है जी। ओके, डन। अब ये जो पॉलिनेशन होती है बहुत प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है बेसिकली, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ए मींस ऑटोगैमी, बी मींस गीटोगैमी, सी मींस जीनोगैमी, ठीक है जी। ऑटोगैमी मतलब सेम प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन, यस, बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट का एंथर, सेम फ्लावर का एंथर, याद रखना। सेम फ्लावर का एंथर जब सेम फ्लावर के पिस्टल पे या सेम फ्लावर के ओवरी को ओवुलेट करेगा, ओवरी को मतलब फर्टिलाइज करेगा, तो वी विल कॉल एज व्हाट इज दैट, ऑटोगैमी। डन, ऑटोगैमी। बी इज आल्सो ऑटोगैमी बिकॉज इट इज द सेम प्लांट बट अनदर फ्लावर ऑन द सेम ब्रांच ऑफ द सेम ट्री, ठीक है जी। एक ही दरख्त के दूसरा फ्लावर को हम बोलेंगे गीटोनोगैमी। ये भी एक तरह की पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन भी आता है, ठीक है। अनदर प्लांट सेम। व्हाट इज सी, जीनोगैमी। जीनोगैमी इज बेसिकली अनदर प्लांट, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, दूसरी और कोई भाई बंधु वो दूसरी तरफ है। जब उसको इसका जो मेल पोलन ग्रेन है इसको फर्टिलाइज करेगा तो हम बोलेंगे जीनोगैमी। तो बेसिकली दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। सी इज द ट्रू केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, क्लिस्टोगेमस, चैस्मोगेमस अभी करवाता हूं बेटा। चीज चैस्मोगेमस होते हैं ओपन फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमस होते हैं क्लोज्ड फ्लावर्स। अभी बताते हैं यार, धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी हमने शुरू किया है, ठीक है। अभी बताते हैं, दीक्षा जी। डन। तो ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम फ्लावर, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको पढ़ लेना, ठीक है। जितना ज्यादा ऑटोगेमी होगी उतना ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जितना ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या वेरिएशन उतना होगा, बताइए। यस, पी में भी यस, नो, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा वेरिएशन कम होगा उतना ज्यादा अडेप्टेबिलिटी कम होगी एक प्लांट की, ठीक है। तो जब अपने एक प्लांट को अपनी जैसी कॉपीज बनानी है तो वो प्रेफर करेगा सेल्फ पॉलिनेशन। बट जितनी ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होगी उतनी ज्यादा वेरिएशन कम होगी, जितनी ज्यादा वेरिएशन कम होगी उतनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी कम होगी। अडेप्टेबिलिटी मतलब कल को अगर वैसे सरकमस्टांस नहीं रहते हैं, कल को अगर पोल्यूशन हो जाता है, कल को अगर वहां पे कुछ टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, क्या वो अडेप्टेबल होएगा, नहीं, वो जो स्पीसीज है वो पैरिश कर जाएगी। तो ऑटोगेमी जो है दैट डज नॉट प्रमोट व्हाट, वेरिएशन, डज नॉट प्रमोट एवोल्यूशन। ओके, डन। अरे भाई आ रहे हैं, डन, रुक जाओ, अभी करना है। एनीमोफिली भी करेंगे, हाइड्रोफिली भी करेंगे, एंटोमोफिली भी करेंगे, टेंशन मत लो। हाँ, अभी वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे चास्मोगैमस और क्लीस्टोगैमस क्या होता है। अब देखो, एक लिली, लिली का प्लांट देखा आपने, फ्लावर्स नीचे को होते हैं, ठीक है, पेटल्स नीचे को होते हैं, और जो उसका एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दैट इज बाहर की तरफ वो निकला होता है ना, बाहर की तरफ निकला होता है। यहाँ पे अगर फोटो होगी तो आगे जाकर बताऊंगा मैं। तो वो बाहर की तरफ निकला होता है। जब वो बाहर की तरफ निकला होगा, विल दैट प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन और विल दैट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, बताइए।
जितना ज्यादा खुला फ्लावर्स होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। क्यों ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगी? क्योंकि उसमें आपके पास दूसरे जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, लाइक विंड, लाइक बीज, वो आ सकते हैं आपके फ्लावर के पास, और वहां से टकरा के वो अपने साथ लेके जाके दूसरे फ्लावर में क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन जब क्लीस्टोगैमस होगा, जब फ्लावर क्लोज्ड होगा, जब आपका जो ओवरी और स्टिग्मा है वो कवर्ड होगा पेटल से, ऐसे करके अंदर होगा, ठीक है, तो कोई वो क्या प्रमोट करेगा? वो पड़ेगा, क्या प्रमोट करेगा बताइए? दे विल प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जब एक फ्लावर क्लोज्ड है इस तरह से, अंदर है ओवरीज के, तो बाहर वाला कोई हिस्सा अंदर आ सकता है? नहीं। यस, समझ रहे हो? तो दैट विल प्रमोट क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स। डन। They will promote, Cleistogamous will promote self-pollination. Okay. Chascogamous will promote क्रॉस पॉलिनेशन। जितना ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब एक प्लांट से दूसरी प्लांट की तरफ जाएगा, दूसरी दरख्त की तरफ जाएगा, उतना ज्यादा वेरिएबिलिटी उस फैक्टर में आएगी। डन। ठीक है, तो वी हैव डन चेस्टोगैमस, वी हैव डन क्लीस्टोगैमस। ठीक है जी। इसका क्या फंक्शन होता है? एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा चेस्मोगैमस में होते हैं। क्या फंक्शन होता है वो बता दिया आपको। डू रीड दिस स्लाइड्स, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। दे डू नॉट ओपन एट ऑल, एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर। ऑटोगैमस होते हैं, मतलब ऑटो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं वो, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? वेरिएशन के कारण नहीं होता, कि अगर एक में प्रॉब्लम है, देखो, अगर किसी एक बंदे को हेमोफीलिया है, अगर किसी एक बंदे को, आपको पता होगा जो ब्रिटेन की रानी है, उनका एक वंशावली चली आ रही है 14वीं सेंचुरी से अराउंड, 12वीं सेंचुरी से अराउंड, शायद 11वीं 11वीं 12वीं सेंचुरी से अराउंड उनकी वंशावली चली आ रही है, ठीक है ना। तो उनकी किसी एक रानी को, ठीक है, हेमोफीलिया की बीमारी थी। हेमोफीलिया होता है जब आपका ब्लड क्लॉट नहीं करता, उतनी जो ज्यादा स्पीड से नहीं रुकता जिससे रुकना चाहिए। तो उनके कारण, क्योंकि इनकी जो मैरिज होती है अपने ही कजन से, दूर के कजन से ऐसे करके होती है, तो उनमें ये प्रॉब्लम अगर आई है, तो उसमें क्या होता है कि वो हेमोफीलिया की लड़की तो कुछ नहीं होता। हेमोफीलिया इज मेल डिसऑर्डर बेसिकली। तो लड़की, हम इसको जेनेटिक्स में कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा मैं। तो लड़कियां तो ठीक पैदा होती थी, जब वो लड़कियां एक लड़के से शादी करती थी, सेम ही, मतलब क्लोज रिलेशन में, ठीक है, कजन ब्रदर से, तो ये आगे बीमारियां उनके बच्चों में आनी शुरू होगी, ठीक है ना। तो जब उन्होंने एक फैमिली ट्री बनाया कि ये कहाँ कहाँ से आई बीमारी, तब एक जीन को स्पेसिफाई किया था उन्होंने हेमोफीलिया में। तो इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। वेरिएबिलिटी बहुत कम हो जाती है, एंड देयर इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जो डिजीजेस होती हैं, ठीक है। इसीलिए वी इनहिबिट करते हैं इनब्रीडिंग को, वी ट्राई क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है जी, अडेप्टेबिलिटी के लिए। चलिए जी, चलिए। सो वी हैव डन दिस आल्सो। अब आते हैं पॉलिनेशन के एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। विंड और वाटर आपको बताया, ठीक है। और एबायोटिक का मतलब जो जीवित नहीं है, जीवित नहीं है मतलब विंड हो गया, वाटर हो गया, ये जो करते हैं इसको बोलेंगे। अगर वाटर है तो हाइड्रोफिली, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, फिली का मतलब पॉलिनेशन। अगर विंड से हो रही है तो वी विल कॉल अनीमोफिली, अनीमो, नीमो, अनीमोफिली। कोई बताए व्हाट डज अनीमोमीटर मेजर्स? अनीमोमीटर क्या मेजर करता है बताइए? यस, एयर, एयर को मेजर करता है, एयर की स्पीड को मेजर करता है भाई। विंड की स्पीड को मेजर करता है, वेरी गुड। तो अनीमो का मतलब हो गया एयर या विंड, विंड को फिली का मतलब हो गया पॉलिनेशन। yes. उसी तरह बायोटिक एजेंट्स होते हैं, लाइक इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। आपको पता है जो नट क्रैकर्स होते हैं, नट को क्रैक करने वाले बर्ड्स होते हैं, खास करके पैरट, पैरट को आपको नट देते हो वो तोड़ के खिला देता है ना, उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। यस, वो भी एक तरह का स्प्रेड करते हैं, किसको? प्लांट के, प्लांट को पॉलिनेट करते हैं बहुत तरह से। प्राइमेट्स भी है उसमें, रेप्टाइल्स भी हैं, रोडेंट्स भी है, आर्बोरियल्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, सारे के सारे, बी भी हैं। यस, चलिए।
तो ये बड़ा आसान है, आपने ये वाला तो देखा ही होगा एग्जाम्पल। वो एक फुग्गा सा आता था, उसको फूक मार के उड़ा देते होते थे, याद है? एक एक है, आपने देखा होगा फिल्मों में भी, और ट्राई भी किया होगा, है ना? तो ये वाले जो होंगे, खुद सोचो, जो विंड वाले होंगे, इनका जो उड़ा रहे हो, ये है क्या? ये एंथर्स हैं। उसके एंथर के अंदर क्या पड़ा है? स्पोर्स पड़े हैं। स्पोर्स जब गिरेंगे किसी ओवरी पे जाके, तो ये विंड के थ्रू ज्यादा मूव करेंगे। अब बताओ, क्योंकि ये देखो एंथर इसके चारों तरफ लगे हुए हैं, ध्यान से देखो, एंथर इसके चारों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है? इसको क्या यहाँ पे अभी ग्रोथ करने की जरूरत है फूलों की? नहीं, क्योंकि इसने प्राइमरीली क्या मोड चुना है? अपना विंड। तो जितना ज्यादा हल्का होगा इसका एंथर, इसको आप बुड्ढी माई का चाटा भी बोलते हो हमारी पंजाबी में ना, बुड्ढी माई का चाटा। तो ये पंजाबी का इसका अनुवाद हिंदी में मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है? वो बहुत हल्के होते हैं, ठीक है जी, वो उड़ जाते हैं, है ना? इतने ज्यादा विंड से उड़ जाते हैं, और जैसे ही वो किसी ओवरी पे पड़ते हैं, स्टाइल स्टिग्मा पे पड़ते हैं, वो उसको फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है जी। ये क्लासिकली आपको देखने को मिलता है ग्रासेस में, ठीक है जी। तो वहां पे ये छोटे छोटे से आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह जब वाटर में बोलेंगे तो हम उसको हाइड्रोफिली बोलेंगे, ठीक है ना? डन। वाटर वाले को बोलेंगे हाइड्रोफिली। फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट पोलन। अब ये जब जितने भी आपको देखा है, पोलन कितने बना रहा है? एक फिलामेंट पे इतने ज्यादा पोलन है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा पोलन बनाने पड़ते होंगे, ताकि उसमें से अगर 10% भी फर्टिलाइज कर पाते हैं, तभी वो आगे बढ़ पाएगी स्पीसीज, है ना? तो इसमें एंथर प्रोडक्शंस में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे ऑफ पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पोलन बढ़ता है। लाइट एंड नॉन स्टिकी होते हैं। लार्ज फैदरी स्टिग्मा होते हैं, ताकि फैदरी मतलब उड़ पाने के लिए, हवा के कारण उड़ जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, आपने देखा होगा जो गांव में रहते हैं। यस, यस रिबिका, क्या बात है रिबिका, दैट्स गुड। आप तो प्लस टू करने लग पड़े यार, इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं करनी, ये तो वैसे मैं हाई फाई करा रहा हूँ पहले ही, आप उससे भी हाई फाई कर रहे हो, दैट्स गुड। चलिए, तो हाइड्रोफिली मींस बाय पॉलिनेशन बाय वाटर, इसमें वेलेस्नेरिया आता है, हाइड्रिल आता है, जोस्टेरा आता है, लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप ये याद रखो कि जब ये पॉलिनेट करते हैं, तो बेसिकली इसमें जो होता है, ये लोअर प्लांट्स में होता है, खास करके जैसे हाइड्रिला हो गया, या वेलेस्नेरिया हो गया, या वीड्स हो गया, ठीक है ना? ठीक है, वो करते हैं। वो क्या करते हैं पानी में, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, पानी में उगते हैं, सी वीड्स या सी ग्रास उगते हैं। वो जब जर्मिनेट करेंगे, वो पानी का यूज करेंगे, ठीक है? क्योंकि उनके पास पानी है, हवा तो है नहीं इतनी जल्दी यूज करने के लिए, उतनी ज्यादा दरख्त है नहीं, उतनी हाइट है नहीं। तो वो ये यूज करते हैं मोस्टली ब्रायोफाइट्स एंड ट्रीडोफाइट्स। ये क्या होते हैं हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है? वो यूज करते हैं इसको। आगे चलते हैं। वाटर का बता दिया। विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। ये कलरफुल कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनको यूज ही नहीं है, इनको जरूरत ही नहीं है। क्या? अट्रैक्ट करने की इंसेक्ट्स में। इनमें जो प्राइम मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या पॉलिनेशन, दैट इज थ्रू यूज ऑफ विंड एंड वाटर। ओके, ठीक है? तो इनको बड़े बड़े से सुगंधीदार फूल बनने की जरूरत नहीं होती। आपने लोटस का भी देखा, आपने वाटर का हायासिंथ भी देखा होगा, उसमें कभी खुशबू आती है? लोटस में कभी खुशबू आती है? नहीं, वो जरूरत ही नहीं है। दे डोंट रिक्वायर पॉलिनेशन, ठीक है ना? थ्रू एंटोमोफिली। यस, जैस्मीन में होती, जैस्मीन में, इसीलिए जैस्मीन का देखा कभी आपने? बहुत ज्यादा खुशबू आती है। चमेली वाली भी, उसकी भी बहुत खुशबू आती है। दे आर एंटोमोफिली। यस, वो एंटोमोफिली से करते हैं। तो बहुत सारे जब एनिमल से होगा, तो अगर इंसेक्ट कर रहे हैं या बीज कर रहे हैं, तो उनको एंटोमोफिली बोलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, बीज कर रही हैं तो उनको एंटोमोफिली बोलेंगे, बर्ड्स कर रहे हैं ऑर्निथोफिली बोलेंगे, ठीक है ना? तो बहुत सारे ये जो पॉली इसको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जो एजेंट्स मतलब पॉलिनेट करते हैं, तो उनको बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स। चलिए, बस खत्म है बेटा, बस हो ही गया खत्म, ठीक है जी। वेल, चायरोपटारी, हाँ, चायरोफिली। तो जब ये पॉलिनेट करेंगे किसी भी फ्लावर को, या बटरफ्लाई करेगी किसी फ्लावर को, तो बेसिकली वो बहुत ज्यादा नेक्टर वाले होंगे, पोलन ग्रेन होंगे, कलरफुल होंगे प्लांट्स, तभी वो कर पाएंगे, ठीक है? चले आगे।
बस बेटा इसको आप फोटो खींचते रहो, बाकी सब कुछ आपको आता ही है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको बताया था, अगर मेल, एक मिनट, यहाँ पे होगा एक और, यस, ठीक है, ये बताता है, ये बता दिया आपको। आगे चलते हैं। बायोटिक एजेंट, फ्लोरल एंड मॉर्फोफिली यूका प्लांट्स। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हम्म। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स कौन से होते हैं? दैट कैन अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। हर्माफ्रोडाइट उसको बोलते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। अरे यार, इतना नहीं करा पाऊंगा बेटा। एनिमोफिलस फ्लावर्स वही है जो एनिमोफिली, और वो हम करके आ चुके हैं, यस। हर्माफ्रोडाइट को बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी बोलते हैं, जिनमें दोनों सेक्स होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इकट्ठा होता है, एक ही फ्लावर पे लगा होता है, ठीक है। दे ऑलवेज विल प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अगर मैं बोलूं चेस्मोगैमस फ्लावर्स विल ऑलवेज प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? या क्लीस्टोग्लैमस फ्लावर्स विल प्रमोट ऑलवेज प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, कौन सी इनमें से स्टेटमेंट ट्रू है बताइए? ए और बी? ऑलवेज है, ठीक है ना। क्लीस्टोगामस मतलब क्लोज, जितने क्लोज्ड होंगे वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे, ऑटोगेमी को प्रमोट करेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रमोट करेंगे। सॉरी, ए वाले नहीं करेंगे, बी वाले करेंगे, ठीक है ना। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब समझा दिया ना आपको, ठीक है। वो एम्पलीफाई करते रहते हैं डिफेक्ट्स को अपने, ठीक है। टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, देयर आर सम डिवाइसेस इन द प्लांट्स। कुछ नेचुरल तरीके से प्लांट ने कुछ ऐसा करके रखा हुआ है जो कि ये प्रमोट करता है, ठीक है। प्रमोट क्या करता है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब व्हाई ए प्लांट विल गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन? बिकॉज दैट विल प्रमोट variation, that will promote adaptability to the environment, and that will promote survivability. Chances of surviving increases। कितने बजे है? उत्तराखंड जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस कर रहा हूँ 5 मिनट, 2 मिनट। मोनोशियस, अच्छा आपकी फिजिक्स उसकी क्लास होगी ना। बेटा एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, कल से मैंने अभी मैम से बात कर ली हुई है, तो उन्होंने भी बोला है, आपको भी बता दिया हुआ है कि उनकी अब क्लास 3 बजे होगी मैथ की। मेरी ओर से क्लास 10 बजे खत्म हो जा करेगी। आई विल ट्राई कि 8 बजे आपकी क्लास लग जाए रोज, ठीक है। तो आई एम इंक्रीजिंग, मैं अब पहले कर रहा हूँ टाइम 8 से 10। मोस्ट प्रोबेबली 9:15 बजे तक आपकी क्लास खत्म हो जाएगी मेरी एंड से, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास 5 या 4, 4.5 5 घंटे आराम से सेल्फ स्टडी करने के लिए। उसके बाद मैथ, देन 2 घंटे मैथ, उसके बाद भी पढ़ लिया करो, फिर आपकी मैथ और उसकी साइंस क्लास लग जाएगी, ठीक है ना। ओके। तो बाकी ये जो 1 2 स्लाइडें रहती है ये खुद पढ़ लेना, ठीक है। अगर कुछ चीज ना समझ लगे तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी, ठीक है, ठीक है। इसी को हम नेक्स्ट क्लास में और आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा इसको और लाके देखेंगे। प्लांट ब्रीडिंग भी करवानी है हमने, प्लांट ब्रीडिंग की स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं वो करनी है हमने, ठीक है। वो हम कम कल करेंगे, ठीक है जी। तो आज मैं आपका पेपर बना रहा हूँ, जिनका पेपर है सीएपीएफ का, सीडीएस का भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। जो जिनका 8 नवंबर को पेपर है, आप सब लोग मेरे को जो सीडीएस वाले ग्रुप में हो, हाय लिख के भेजो सारे बच्चे, ठीक है ना। मैं आपको टेस्ट बना के दे रहा हूँ अभी, ठीक है, उसको करना है। अगले 7 8 दिन है, जितना टेस्ट कर सकते हो इंग्लिश के, जितना मैं बना सकता हूँ आपको क्वेश्चन बैंक होता दे लेता हूँ। आप कर करके अपनी मेहनत से, ठीक है, करके मेरे को चेक करवा दिया करना, ठीक है। नहीं नहीं, ये जो है सीडीएस जिन्होंने भरा है 8 नवंबर वाला, ठीक है जी। वो ऐश करें यार, उनको क्या जरूरत है अभी जो अभी नहीं है। चलो ओके डियर, बाय बाय बाय।